को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे 3 वर्ड का यूज़ हुआ है, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आईसीटी की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वर्ड यूज़ हुआ है इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब, इन्फॉर्मेशन का मतलब जर्नल, मतलब समझ सकते हो आप, जो मैसेज भेज रहे हो वो इसका मतलब है। किसी से वॉइस पे बात करोगे, ठीक है, मैसेज भेजोगे या किसी को वॉइस से बात करोगे, वो इसके अंदर आ जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करोगे किसके साथ में, वो इसके अंदर आ जाएगा। अगर आप अपनी पिक्चर भेजना चाहते हो किसी को, वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, कोई डाटा भेजना चाहते हो, फाइल भेजना चाहते हो, वो इसके अंदर आ जाएगी। कोई किसी को मूवी भेजना चाहते हो, वो इसके अंदर आ जाएगी। तो ये सब क्या है, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जर्नल सेंस में इनको कैसे शेयर कर सकते हो आप एक दूसरे के साथ में, जो आपके आमने सामने है उसके साथ में शेयर कर सकते हैं, इनको फिजिकल फॉर्म में शेयर किया जा सकता है। बट इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपने दूर के इलाकों में पहुंचानी है और उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। तो आईसीटी का क्या मतलब हुआ, आईसीटी, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है, उसके लिए आप टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया, इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास में वीडियो आ सकती है, ईमेल आ सकती है, मैसेज आ सकता है आपका, ठीक है, मूवी आ सकती है, सॉन्ग आ सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है। एक पर्सन यूएस के अंदर है, एक पर्सन इंडिया के अंदर है, आपको इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है इतने दूर। उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे और इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, एक तो बीच में इन्फॉर्मेशन होगी क्या आपने शेयर करनी है, इसको एक पर्टिकुलर लोकेशन से भेजोगे, उसमें आप कंप्यूटर ले सकते हो, फ़ोन ले सकते हो। ठीक है, इसमें ये आ सकता है। अब किस फॉर्म में भेजोगे, किस फॉर्मेट में भेजोगे, उस हिसाब से यहाँ पे पीछे टेक्स्ट कैसे एडिट करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह एप्लीकेशन, वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। कंप्यूटर आपका कौन सा होगा, किस टाइप का कंप्यूटर यूज़ करोगे, किस टाइप की विंडो यूज़ करोगे, जो आपका सिस्टम है उसमें जो डिवाइस है उसकी स्क्रीन कौन सी लेवल की है, उसके अंदर स्पीकर कौन सा यूज़ हुआ है, प्रोसेसर कौन सा यूज़ हुआ है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं इस साइड हमारी। ठीक है, उसी के अंदर क्वांटम कंप्यूटर पढ़ेंगे। मतलब मैं यहाँ पे सिलेबस बताने की बात कर रहा हूँ आपको कि इसके अंदर कुछ भी आ सकता है। बीच में मैसेज आप भेजोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक पर्सन रिसीव करने वाला होगा जिसके पास सेम यही चीज़ें उसके पास में भी होंगी, और इनके बीच में क्या चीज़ें आएंगी। तो हमने चीज़ें देखी कौन सी भेजी जा सकती हैं। अब इसको भेजा कैसे जा सकता है, इंटरनेट का मतलब समझना पड़ेगा हमें, उसके बाद ही आपको आईसीटी का मतलब समझ आएगा कि कहाँ से किसको भेजा जा रहा है। सबसे पहले इंटरनेट का मतलब क्या होता है, इंटरनेट का मतलब है कि आपने इन्फॉर्मेशन को भेजना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। तो इंटरनेट का क्या मतलब है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ के ऊपर मान लो ये इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर में और छोटा हम चले जाते हैं, यहाँ पे गोवा के अंदर चले गए। ठीक है, अब गोवा के अंदर हम पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब गोवा के अंदर में एक छोटे ऑफिस की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। ऑफिस के अंदर हमारे पास में 4 रूम हैं। तो अगर मान लो सिर्फ यही 4 रूम हमारी अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हमारी अर्थ जो है कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ 4 रूम एग्जिस्ट करते हैं। तो इंटरनेट का क्या मतलब होना था, इंटरनेट का मतलब था इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है। यहाँ पे जो पर्सन था इसके पास में फ़ोन है, फ़ोन से एक तार लगी हुई है। ठीक है, जैसे जो लैंडलाइन फ़ोन थे वो भी हमारा आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर में भी कम्युनिकेशन को ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है बस उसके अंदर। तो वो यहाँ पे पर्सन बैठा हुआ है, मान लो उसके पास में कंप्यूटर है या फ़ोन है जो भी है, यहाँ से एक वायर लगा दी इस कमरे तक, यहाँ से एक वायर लगाई इस कमरे तक, यहाँ से एक वायर लगाई इस कमरे तक। तो आप क्या कर रहे हो, सबके साथ में रीच कर सकते हो। ये पर्सन जो है शेयर कर सकता है चौथे पर्सन को भी, ये पर्सन जो है दूसरे को शेयर कर सकता है, तीसरे को चीज़ों को शेयर कर सकता है। यही बड़े लेवल के ऊपर अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर करें, इसी तरीके की तारें हम बिछाएंगे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने तारें बिछाई। अब इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करोगे किसी पर्सन से, वो तारों के थ्रू जाके हमारा यूएस तक पहुंचेगा। उसी को हम पूरा नेटवर्क बोल रहे हैं इंटरनेट का। अब इंटरनेट की बात करेंगे तो इंटरनेट में हमारी सिंपल प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे आपका फ़ोन है, ठीक है, ये आपका फ़ोन है, फ़ोन के साथ में कोई तार नहीं है आजकल की बात करें हम तो। फ़ोन जो है आपका रेडियो वेव से सिग्नल प्राप्त करता है। रेडियो वेव कहाँ जाती हैं, एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, एक टावर लगाया, वहाँ से ये सिग्नल लेता है, मतलब आपने मैसेज भेजा, वो चला गया इस टावर के अंदर। इस टावर के थ्रू वो प्रोसेस होता है। टावर क्या है, टावर के यहाँ से लगी हुई हैं वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होती हैं आजकल। ठीक है, पहले कॉपर वायर भी यूज़ होती थी। तो ऑप्टिकल फाइबर यहाँ से लगाई गई हैं, मतलब ये तारें लगी हुई हैं। ठीक है, ये इंडिया है और ये यहाँ पे आप बैठे हुए, आपने मैसेज भेजा, वो आपकी यहाँ पे गया टावर के पास में, यहाँ से वायर्स लगी हुई हैं। और जो आपका रिसीवर है मान लो वो 100 किलोमीटर दूर है,
मतलब जिस पर्सन को आप भेज रहे हो। तो सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें एंटर नहीं करवाऊंगा इसमें। यहाँ पे वो पर्सन है, इसका फ़ोन है, यहाँ पे एक और टावर लगा हुआ है, वायर से इन्फॉर्मेशन गई यहाँ पे, इस टावर ने इसको ट्रांसमिट किया हर जगह। यहाँ पे आपके फ़ोन की लोकेशन पता करके इसने यहाँ पे आपके फ़ोन ने कैच कर लिया उस इन्फॉर्मेशन को, यहाँ से इन्फॉर्मेशन पहुँच गई आपके पास में तारों के थ्रू। इसी को इंटरनेट बोलते हैं। इसी तरीके की तारें पूरे वर्ल्ड के अंदर बिछी हुई हैं, ठीक है। इंडिया लेवल के ऊपर बिछी होंगी। टावर्स तो हमारे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सिग्नल देने के लिए काम करते हैं, वहाँ पे लगे हैं। उसके अलावा पूरी वायर्स बिछी हुई हैं, ऑप्टिकल केबल्स। तो वो हमारा जो ओशियन है, ओशियन के अंदर में भी, हमारे ओशियन के अंदर जैसे बात करेंगे, यहाँ पे इंडिया प्रेजेंट है, तो इंडिया से अगर हमारा मान लो यहाँ पे हम प्रेजेंट हैं, हम अगर गूगल से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो जो गूगल के सर्वर हैं अगर वो हमारे यूएस के अंदर हैं, तो हमारी इन्फॉर्मेशन ऑप्टिकल फाइबर केबल से इसी तरीके से जाएगी। हमारी मुंबई से जाता है मेनली हमारा ट्रैफिक, तो मुंबई से हमारी ओशियन के अंदर वायर्स होंगी, वो जाएंगी। जैसे मान लो अगर डायरेक्ट नहीं तो अफ्रीका तक हैं, फिर अफ्रीका से गई वो वहाँ पे, तो वायर्स के थ्रू जा रहा है, फिर उन्हीं से जो है क्रॉस होकर ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनेट वर्क करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसी तरीके से बिछी हुई हैं। तो उसी तरीके से अगर इंटरनेट की बात करेंगे, तो इंटरनेट जो हम पैसे वगैरह देते हैं इंटरनेट चलाने के लिए, या कुछ भी जो हम दे रहे हैं, वो उनको दे रहे हैं जो तारें बिछा रहे हैं, तारें बिछाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे लेवल के ऊपर जो जिसने टावर लगाया हुआ है, टावर किसने लगाया? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने लगाया। मतलब हमारे एयरटेल ने, जियो ने, उन्होंने टावर लगाया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मान लो किसी ने वायर बिछा के रखी हुई है। अब जियो वाले अपनी वायर भी बिछा सकते हैं, हो सकता है किसी और की वायर का यूज़ करें। जिसकी वायर का यूज़ करेंगे उसको पैसे देने पड़ेंगे इनको, क्योंकि वायर टूटेगी भी, उसकी मेंटेनेंस भी करनी है। जिन्होंने ओशियन के अंदर वायर बिछाई हुई हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं उसके, ठीक है। जो हमारे एयरटेल वाले होंगे वो ओशियन वाली जो वायर्स हैं उनको पैसे देंगे जिसने ओशियन में वायर बिछाई हुई है। जैसे मान लो किसी पर्सन ने, मान लो अंबानी ने बिछा के रखी हुई है वायर्स, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि उसकी वायर टूटेंगी भी, उसका मेंटेनेंस खर्चा है। तो यही सेम तरीके का इंटरनेट है हमारा, बस इतना सा सिस्टम है कि आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये कि मान लो आपने मूवी डाउनलोड करनी है, ठीक है। अब मूवी जो है, जहाँ यहाँ पे एक पर्सन था, मैसेज क्या था, मैसेज यहाँ से भेजना था, यहाँ पे एक पर्सन था, उसको आप मैसेज भेज रहे थे। जिस तरीके से हमने प्रोसेस देखी वैसे उसको मैसेज आ रहा था। यहाँ पे सिर्फ आप इससे कम्युनिकेशन करना चाहते हो। लेकिन मान लो अगर आपको मूवी डाउनलोड करनी है, वो मूवी इस पर्सन के पास में है, ठीक है। या मान लो आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, वो इसके पास, इस पर्सन के पास में है। तो अगर आपको इनको डाउनलोड करना है, मान लो ऐसे हमारे पास में 1000 पर्सन है जो कि डाउनलोड करना चाहते हैं। अब ये पर्सन उन सबको ऐसे तो भेजने लगेगा कि डायरेक्टली पर्सनली इन सबको भेज रहा है। जो आपकी वेबसाइट वगैरह होती हैं, ठीक है, वो कहीं पे वर्क कर रही हैं, वो इस पर्सन के पास में तो वर्क नहीं कर रही, वो किसी और लोकेशन के ऊपर वर्क कर रही है। आपका कोई डाटा है, बहुत ज़्यादा डाटा जो इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, वो सब कुछ कहीं और प्लेस के ऊपर स्टोर है। वहाँ से हम उन चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, मतलब वहाँ से उन चीज़ों को लेते हैं। उस चीज़ को बोलते हैं सर्वर। सर्वर का मतलब कि एक हमें प्लेस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो आपको कोई मूवी डाउनलोड करनी है, तो वो मूवी जिस पर्सन ने उसको, जिस पर्सन का जो ओनर है, ये सर्वर किसी और ने लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज वगैरह के लिए स्पेस है, और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए कंप्यूटर भी हो सकता है। बट यहाँ पे आपका क्या है, एक सर्वर है, वहाँ पे आपने वेबसाइट बनाई हुई है, मतलब यहाँ पे इसने स्पेस प्रोवाइड करवाया हुआ आपको, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड करोगे उसको, इस पर्सन से आप जाके डाउनलोड नहीं कर रहे। तो बेसिकली इंटरनेट के अंदर बीच में सर्वर भी अवेलेबल होगा, जो डिफरेंट कंपनीज होंगी, उनके अलग अलग सर्वर होंगे। जैसे मान लो अगर आपने अपना आधार कार्ड जो है वो अपडेट करना है, तो उसको भी आप अपडेट करोगे, उसके लिए एक सर्वर है पर्टिकुलर जिससे आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। उससे कनेक्ट करोगे, उससे इन्फॉर्मेशन लोगे आप। तो वो सर्वर हो सकता है कि हमारा अगर आधार वाला सर्वर होगा वो तो सिर्फ इंडिया के अंदर होगा, ठीक है। तो हमारा जो एप्लीकेशन होगी, मतलब जो हम प्रोसेसिंग करेंगे, वो सारी इंडिया के अंदर रहेगी, वो सर्वर भी इंडिया के अंदर है। बट अगर हम गूगल की बात करेंगे, वो हमारा यूएस के अंदर, तो उनका सर्वर वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगर गेमिंग की बात करेंगे, अदर कोई वेबसाइट्स होंगी, उनके अपने अपने सर्वर होते हैं। जो आप पर्टिकुलर वेबसाइट भी चलाते होंगे, कोई नोट्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए, उनका भी एक सर्वर है जो उनको होस्टिंग प्रोवाइडिंग करवा रहा है, ठीक है। वहाँ पे वो डाटा वगैरह जो स्टोर करेंगे वहाँ पे जाएगा। जैसे जो आपकी ईमेल वगैरह होती है, वो भी आपके पास में स्टोर नहीं होती, ठीक है। तो वो भी इन्हीं लोकेशन के ऊपर जाती हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि बेसिकली इंटरनेट किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब आईसीटी की बात करेंगे, तो आईसीटी क्या है? इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब टेक्नोलॉजी, हम सर्वर कैसा यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमें सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली जो कंपनीज़ हैं, वो 1G यूज़ कर रही हैं, 2G यूज़ कर रही हैं, 3G 4G 5G, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। हमारा कंप्यूटर कैसा है, हमारा छोटा कंप्यूटर, बड़ा कंप्यूटर, विंडो किस टाइप की यूज़ कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, प्रिंटर कौन सा आया, नया वाला प्रिंटर आया हमारे पास में, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए कोई नई वाली ऐप आई, किसी भी टाइप की एप्लीकेशन आ गई, वो सब आ जाएंगी इसके अंदर में, आईसीटी के अंदर में, ठीक है। तो ये हमारा आईसीटी यहाँ पे कवर होता है। अब हमारे पास में किसी भी गवर्नमेंट जो होती है, अगर हम यहाँ पे गवर्नमेंट है,
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में सिटीज़न, इनके बीच में कनेक्शन होता है, ठीक है, इनके बीच में कनेक्शन है। बिकॉज गवर्नमेंट क्यों इलेक्ट की गई है? गवर्नमेंट इलेक्ट की गई है क्योंकि सिटीज़न कुछ डिमांड करते हैं, कुछ इनकी नीड्स हैं, जैसा मैंने गवर्नेंस में आपको बताया था। तो सिटीज़न की कुछ डिमांड है जिनके लिए उन्होंने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया हुआ है। गवर्नमेंट को बोला कि आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है। तो गवर्नमेंट जो है सिटीज़न की नीड को और वांट को फुलफिल करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करती है, उसको बोलते हैं गवर्नेंस। मतलब गवर्नमेंट जो है उन नीड को फुलफिल करने के लिए काम करती है। जैसे क्या क्या प्रोसेस कर सकती है गवर्नमेंट आपको? गवर्नमेंट आपको कहती है मैं आपको सब्सिडी दूंगी, ठीक है, तो आपको सब्सिडी दे सकते हैं, मतलब आपको पैसे दे रहे हैं। जैसे मान लो आपको एलपीजी सिलेंडर के ऊपर पैसे दे रहे हैं, गवर्नमेंट आपको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है, आपको लाइसेंस मिलेगा, पैन कार्ड मिलेगा, ठीक है, आपको जो है आधार कार्ड मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा रही है, आपको एजुकेशनल डिग्रीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इनको प्रोवाइड करवाने के क्या रास्ते हैं? एक रास्ता ये है कि आप जो है कोई फिजिकल लोकेशन है वहाँ पे जाके इन सब चीज़ों को ले रहे हो। बैंक अकाउंट के लिए बैंक के अंदर जाओगे, वहीं से पैसे ट्रांसफ़र करवाओगे, ठीक है, वो प्रोसेस है। लाइसेंस के लिए आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ पे पूरे टेस्ट वगैरह देके, मतलब सब कुछ आपको मैनुअली होगा, आप कागजों के ऊपर करवाओगे। पैन कार्ड के लिए भी वैसे ही जाके अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन ऑफिस में जमा करवाओगे। आधार कार्ड के लिए भी आप जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे जाओगे, नज़दीकी केंद्र में एप्लीकेशन लिखोगे, उसको सबमिट करवाओगे उस पर्सन के पास में। एजुकेशनल डिग्री की बात करेंगे, जो प्रेजेंट डे के अंदर होता है कि डिग्री वगैरह मिलती है, आप यूनिवर्सिटी जाते हो, वहाँ से डिग्री फिर लेके आओगे अपने लिए। तो ये प्रोसेस है, गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है हमें। सब्सिडी की बात करेंगे, गवर्नमेंट आके आपको जो आपके नज़दीकी ग्राम पंचायत के अंदर भेज सकती है, या आपको किसी पर्टिकुलर ऑफिस से जाके अपनी सब्सिडी को वहाँ से लेके आना है, बाई हैंड लेके आना है, ठीक है। तो वो तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर हो जाता है आपका, मतलब गवर्नेंस करवा रही है। सिटीजन की कुछ डिमांड है, गवर्नमेंट उनको फिलफिल करने के लिए प्रोसेस फॉलो कर रही है, जिसको गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर गवर्नेंस के अंदर डिफरेंट सर्विसेज आ जाती हैं, जो हमने अभी एग्जांपल देखा। इन सर्विसेज को या तो फिजिकल फॉर्म में प्रोवाइड करवा सकते हैं कि जाके हाथ से पकड़ा है किसी को, ये सब चीज़ें। उसके अलावा हम अगर यूज़ करेंगे आईसीटी टेक्नोलॉजी का, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब बैंक की बात करेंगे, गवर्नमेंट अपने जो बैंक्स वगैरह हैं वहाँ से ऑनलाइन तरीके से ट्रांजेक्शन, जैसे गवर्नमेंट ने क्या चलाया, अपनी भीम ऐप चला के रखी है, क्या आप सीधा बैंक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। फिर सब्सिडी की बात की, गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम आपके अकाउंट में डायरेक्ट भेज देंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आपको भेजेंगे। लाइसेंस की बात है, आप अप्लाई करोगे, आपको बाई होम जो आपको पोस्ट से डिलीवर कर देंगे हम, या सिर्फ आप अप्लाई कर दो ऑनलाइन और वहाँ जाके आप फिजिकल फॉर्म में लेके आओ। पैन कार्ड आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन करोगे, कोई आपको फिजिकल फॉर्म जीरो देना पड़ेगा, ज़्यादा कोई ना ही कोई ऑफिसर होगा उससे इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, आपका काम बन जाएगा। आधार कार्ड आपका ऑनलाइन चल पड़ेगा। एजुकेशनल के लिए गवर्नमेंट ने डिजिटल लॉकर शुरू किया, उसमें हमारे कुछ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो आपको डिग्री जो है डायरेक्ट उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, वहाँ से आप उसको शेयर कर सकते हो या वहाँ से कितनी बार डाउनलोड कर सकते हो। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने का तरीका इंप्रूव कर रही है। अगर आपको फिजिकल फॉर्म में किसी पर्सन के साथ में इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, तो वो हो सकता है कि आपको लाइसेंस देने के लिए, पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए वो आपसे ज़्यादा पैसे ले, करप्शन की डिमांड करे। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी प्रोसेसेस को इस तरीके से चेंज करती है कि ये सब प्रोसेसेस आईसीटी का यूज़ करके आपको घर बैठे मिल सकें, आपका लेस कॉन्टैक्ट हो गवर्नमेंट के साथ में, ठीक है, और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो उसके अंदर में, आप ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, जो कि एक कंप्लेंट आप यहाँ पे फाइल करोगे, वो कंप्लेंट जो है उसके सुपीरियर के पास में भी जाएगी, टाइमलाइन होगा उसका भी, इतने टाइम के अंदर वो चीज़ें जानी चाहिए, अदरवाइज आप फिर से कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में गवर्नमेंट को और एडवांस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं हम गवर्नमेंट के लिए, ताकि सर्विसेज जो डिलीवर कर रहे हैं वो ज़्यादा रोबस्ट बन सकें। तो ये इंडिया के द्वारा यूज़ किया गया, काफ़ी पहले से यूज़ कर रहे थे, जब हमारे 1890s के अंदर में हमारी IT क्रांति आती है, उस टाइम से इन चीज़ों को यूज़ कर रहे थे स्मॉल स्केल के ऊपर। उसके बाद इंडिया 2006 के अंदर लॉन्च करता है प्रोग्राम, क्या बोलता है, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम। मतलब जो गवर्नेंस कर रहे थे, जो गवर्नमेंट को, जो सिटीजन को सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे थे, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे, आईसीटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको प्रोवाइड करवाएंगे। तो 2006 के अंदर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए, कि हम जो हैं आपके साथ में कनेक्ट करने वाले हैं अब इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या कर सकते थे, अपनी वेबसाइट वगैरह इन्होंने पहले से बना के रखी हुई है, वहाँ पे सुजेशन लेंगे, हमारे सिटीजन जो होंगे उनसे सुजेशन लेंगे। उसके अलावा जो ई गवर्नेंस है, इसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं, हम जो है सर्विसेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ एक पोर्टल बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप अपना अगर बैंकिंग का काम है वो भी वहीं पे करवा सकते हो, आधार कार्ड का काम अगर आपका है वहीं पे, लाइसेंस वहीं पे कर सकते हो, पासपोर्ट वहीं पे कर सकते हो, पैन कार्ड वहीं पे कर सकते हो। मतलब इंटीग्रेट कर रहे हो सर्विसेज को। बैक एंड में अलग अलग मिनिस्ट्री हो सकता है, उनसे डील कर रही हो, बट आप सिर्फ एक ही पोर्टल पे जा रहे हो। बेसिकली आपको, मतलब आपको कितनी सहूलियत हो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हमने ई गवर्नेंस प्लान लेके आए। तो ई गवर्नेंस का क्या मतलब होता है, वर्ल्ड बैंक एक्सप्लेन्ड
अब ई गवर्नेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारी सेकंड ARC की रिपोर्ट है, सेकंड ARC की रिपोर्ट है ई गवर्नेंस के ऊपर, ठीक है। तो वो हम अपनी गवर्नेंस की सीरीज़ के अंदर कवर कर रहे हैं, बट उसके अंदर में एक लार्ज पार्ट यहाँ पे कवर होगा जो प्रेजेंट डे के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ARC की रिपोर्ट ये आपको कवर करनी पड़ेगी मेंस के लिहाज से, पेपर 2 के लिहाज से ARC रिपोर्ट कवर करनी पड़ेगी। उसके अंदर भी हमारे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का मेंशन है, ठीक है। अब उसके बाद में चेंज कर देते हैं, अब डिजिटल इंडिया आ चुका है हमारा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के परस्पेक्टिव से, और प्रीलिम्स के लिए तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। प्लान से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यहाँ से क्या आगे उत्पत्ति होती है, कौन कौन सी इनिशिएटिव आते हैं आगे, उनके ऊपर क्वेश्चन आएगा, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ई गवर्नेंस के बारे में समझ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक्सप्लेन किया ई गवर्नेंस एज अ यूज बाय गवर्नमेंट की एजेंसी के द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। गवर्नमेंट की एजेंसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगी, जिसके कारण हम ट्रांसफॉर्म करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन, बिजनेसेस एंड आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का हमारे सिटीजन के साथ में, बिजनेसमैन भी हमारे सिटीजन ही होते हैं, तो गवर्नमेंट का जो उनके कस्टमर हैं उनके साथ में रिलेशन इंप्रूव करने के लिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब आपको समझ आ गया होगा, इंफॉर्मेशन हमारी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है। आधार कार्ड जो आपका आ रहा है वो भी एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में आ रहा है वहाँ से, और उसको आने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, 4G 5G 6G ऑप्टिकल फाइबर से उसको भेज रहे हो, या किसी और टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उसको भेज रहे हो, फ्री स्पेस ऑप्टिकल स्पेस टेक्नोलॉजी से उसको भेजा जा रहा है, या किसी तरीके से आप उसको सेंड करोगे। सेंड करने के लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, कौन से सिस्टम यूज़ किया जा रहा है पर्सन के द्वारा, कौन से फ़ोन के ऊपर उसको भेजोगे, ठीक है, नॉर्मल फ़ोन के ऊपर, स्मार्टफोन के ऊपर, वो सब चीज़ें उसके अंदर में इंक्लूड होंगी। तो उसको कहते हैं ई गवर्नेंस, मतलब आपने गवर्नेंस करनी है इलेक्ट्रॉनिकली। इससे बेटर डिलीवरी होगी सर्विसेज की, ठीक है, कोई रिश्वत नहीं मांगेगा, डायरेक्ट तरीके से हो सकती है। इंटरेक्शन जो है सिटीज़न की गवर्नमेंट के साथ में इंटरेक्शन इनकी इंप्रूव होगी। सिटीजन जो है एम्पावर होंगे इन्फॉर्मेशन से। जैसे मान लो आरटीआई आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, तो इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन यहाँ पे ले सकते हो। आप मिनिस्ट्री जो होती हैं वहाँ पे जाके जो है ग्रीवेंस के लिए पोर्टल होता है, वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। जो हमारे ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए जो डिफरेंट मैकेनिज्म है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, वुमेंस, वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो। तो वैसी सिचुएशन के अंदर में वो इंप्रूव करेगा हमारी गवर्नेंस को। तो ये सब चीज़ें बोली गई हमारे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के अंदर, ठीक है, ई गवर्नेंस के अंदर आती हैं। उसके बाद ई गवर्नेंस हमने प्लान लॉन्च किया, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज। तो ये कौन कौन से डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारी मिनिस्ट्री बन चुकी है अब प्रेजेंट में, ठीक है। उस टाइम ये डिपार्टमेंट था जब इसको लॉन्च किया गया था। और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, ये हमारा था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स के अंदर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जिसके अंतर्गत आप वर्क करोगे आगे, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाएगी, उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो उन दोनों के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया हमारा ई गवर्नेंस प्लान। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान स्टार्ट किया गया हमारा 2006 के अंदर। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट थे। मिशन मोड का मतलब कि एक पर्टिकुलर सेक्टर है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। जैसे हमारे पास में हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे, हेल्थ एक मिशन मोड प्रोजेक्ट, एजुकेशन एक मिशन मोड प्रोजेक्ट। अब एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको करना क्या पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओगे, उसके बाद ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, मैन पावर को आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद उसकी आउटकम होगी, मतलब मान लो आपने डिग्री ऑनलाइन प्रोवाइड करवानी है लोगों को, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद जो आप सिस्टम यहाँ पे क्रिएट करोगे, डाटा की इन्वॉल्वमेंट होगी, उसके बाद यहाँ पे डाटा की प्रोटेक्शन के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो उसमें 27 हमारे मिशन मोड प्रोजेक्ट थे। प्रीलिम्स के लिए अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अब इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये प्रोग्राम चेंज हो चुका है। अब जो डिजिटल इंडिया था उसके साथ में चेंज हो चुका है, ठीक है। अब नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 हमारा चला हुआ है अभी प्रेजेंट के अंदर, तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। बट अगर आपको पता होगा इंडिया ने क्या किया हुआ है, बेसिकली अगर आपने पेपर 2 के लिए गवर्नेंस वगैरह प्रिपेयर करनी है तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें कवर हो रही हैं। बिकॉज जो मैंने आपको बताया ARC की रिपोर्ट, वो इसके बगैर आपको समझ नहीं आने वाली कि पहले क्या इशू हो चुके हैं। अभी एम क्या थी, हमने पूरी पब्लिक सर्विस को एक्सेसिबल बनाना है पूरे मैन के लिए। जो हमारी पूरी कंट्रीज़ हैं, हमारी कंट्री है, उसके अंदर जो भी हमारे सिटीज़न हैं उनके लिए एक्सेसिबल बनाना है, उनकी लोकेलिटी के अंदर उनको सर्विसेज मिल सके थ्रू कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर पर्टिकुलर, मतलब हमारी इतनी सारी जनता जो है उनको इतनी समझ नहीं होगी टेक्नोलॉजी के बारे में, चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, किस तरीके से कौन सी चीज़ों को किया जाता है, ठीक है, कि पैन कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, उस टाइप की चीज़ें। या अदर हमारी सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट, मान लो कोई गवर्नमेंट ने स्कीम लेके आए हुए हैं, गवर्नमेंट फसल बीमा योजना गवर्नमेंट लेके आई हुई है, ठीक है, ऑनलाइन उसके लिए फीलिंग होगी, उसके लिए आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हो। वैसी सिचुएशन के लिए अगर सबको उसके बारे में पता नहीं होगा तो कॉमन सर्विस आउटलेट होंगे
जिनको हम आजकल कॉमन सर्विस सेंटर बोलेंगे, ठीक है, जहाँ पे जाके आप कुछ भी करवा सकते हो। आपने प्रिंट आउट करवाना है, प्रिंट आउट करवाओ। आप वहाँ पे पैन कार्ड, लाइसेंस, आधार, मतलब बैंकिंग वगैरह ट्रांजैक्शन, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे बहुत सारी सर्विस आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो कॉमन सर्विस आउटलेट से प्रोवाइड करवाएंगे सर्विसेज, जो कि हमें अगर इस टाइप से ऑनलाइन सर्विस मिलेगी तो वो हमारी काफ़ी ट्रांसपेरेंट होंगी, ठीक है, रिलायबल भी होंगी किसी पर्सन के लिए, ठीक है, और वो अफोर्ड भी काफ़ी अच्छे से कर पाएगा, उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और करप्शन इससे काफ़ी कम होगा। तो हम लेके आए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। लेकिन ये जो ई गवर्नेंस प्लान था, ये जो है उतना सक्सेसफुल नहीं रह पाता, ठीक है। तो इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। तो इसके एक तो स्टैंडर्ड जो थे वो वीक थे, मतलब सर्विस की स्टैंडर्ड की मिलनी चाहिए, वो काफ़ी वीक थे। जो हमारी मिनिस्ट्रीज थी उनके द्वारा उतनी ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचा गया था, ठीक है। अलग अलग मिनिस्ट्री ने अपने हिसाब से काम किया था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में देखा था हमने। क्लाउड का मतलब किसी पर्टिकुलर और प्लेस के ऊपर स्टोर है। जैसे अगर बात करेंगे जीमेल की बात करेंगे, ठीक है, जीमेल के अंदर जो आपके मैसेजेस होते हैं वो आपके फ़ोन से भी खुल सकते हैं, आपके लैपटॉप से भी खुल सकते हैं, आप किसी और पर्सन के फ़ोन से भी उनको खोल सकते हो। तो उसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन के अंदर तो वो स्टोर नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो वो कहाँ जा रही है, वो आपको एक क्लाउड में स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, गूगल वालों ने आपको स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पे स्टोर हो रही हैं वो सब चीज़ें। तो उसी के अंदर आप चीज़ों को अपलोड भी कर सकते हो और दूसरा पर्सन को डाउनलोड कर सकता है। तो उसको कहते हैं क्लाउड वाली सर्विसेज, ठीक है। जैसे हमारा डिजिटल लॉकर है, तो डिजिटल लॉकर क्या है, वो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग वाला क्लाउड स्टोरेज दी गई है हमें, ठीक है। वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हो। जैसे मान लो इंडिया वाले क्या करें, क्वांटम कंप्यूटर बना दें, अंबानी क्वांटम कंप्यूटर बना दे, ठीक है। उनकी स्पीड काफ़ी फास्ट होगी, काफ़ी फास्ट वर्क करेंगे, बट मान लो वो काफ़ी महंगा है, उसकी सर्विसेज काफ़ी महंगी है और आपको सिर्फ छोटे से वर्क के लिए काम करना है। क्वांटम कंप्यूटर आपको छोटे से वर्क के लिए यूज़ चाहिए, उसके लिए आप मतलब लाखों करोड़ों रुपए नहीं खर्च सकते, ठीक है, हाइपोथेटिकली मान रहे हैं। तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, आपके पास में स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जो कि इसके साथ में कनेक्ट है। तो आप अपनी प्रोसेसिंग इसके थ्रू करवा सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेसिंग करेगा आपकी, कहीं दूर बैठे हुए ऐसे ये काफ़ी जो है हज़ारों लाखों लोगों की प्रोसेसिंग करेगा ये, ठीक है। और उनको उनके फ़ोन के ऊपर ये ऑनलाइन तरीके से वर्क करके काम दे देगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको फ़ोटो को एडिट करना है, आप उसको ऑनलाइन एडिट कर सकते हो। जो सिस्टम होगा वो कहीं और वर्क कर रहा है, कोई हैवी टास्क है आपका वो कहीं और वर्क कर रहा है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाती है हमारी। नेक्स्ट था हमारे पास में बिग डाटा एनालिटिक्स, जो कि प्रेजेंट डे में चला हो कि बड़े बड़े डाटा को एनालाइज करके उससे हमें कोई पैटर्न वगैरह फाइंड आउट करने हैं। उस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया गया था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर में, ठीक है, उनको यूज़ नहीं किया गया था। उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर था उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था इसके अंदर में, और मोबाइल के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं था क्योंकि उस टाइम मोबाइल सिस्टम भी इतना ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं था और मोबाइल के ऊपर ज़्यादा नहीं सोचा गया था। अब तो पूरा स्मार्टफोन तरीके से चेंज हो चुका है पूरा सिस्टम, लेकिन हम लगभग 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। उस टाइम मोबाइल को फर्स्ट चॉइस की तरह नहीं देखा गया था और इसमें प्रोसेस इंजीनियरिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया गया था जो हमारी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था। इसका क्या मतलब हुआ, आपने टेक्नोलॉजी लगा दी, जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है गवर्नमेंट उनके पास टेक्नोलॉजी लगा दी, सिटीजन के पास में टेक्नोलॉजी लगा दी, लेकिन जो बीच में ब्यूरोक्रेट वर्क कर रहे हैं उनकी प्रोसेस को इंजीनियर नहीं किया आपने, किस तरीके से वो वर्क करेंगे, ना ही उनकी पर्सनल की ट्रेनिंग करवाई, ठीक है, उनके एटीट्यूड के अंदर चेंज नहीं आया आपका, किस तरीके से वो वर्क करेंगे। जब आपने पूरी कंप्लीट प्रोसेस को चेंज करने के ऊपर फोकस नहीं किया तो ये प्रोग्राम उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया हमें, ठीक है। और इसने जो थे अपने जो ऑब्जेक्टिव थे वो जो है डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव थे उनको अचीव नहीं किया। तो ये हमारा आता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जिसको हमने लॉन्च किया था 2006 के अंदर में, और ये हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाया। तो उसके बाद में गवर्नमेंट हमारी चेंज होती है 2014 के अंदर, और उनके द्वारा सोचा जाता है कि अब ई गवर्नेंस तो ठीक है, हमें इसके साथ साथ में पूरे तरीके होलिस्टिक तरीके से हमने पूरी गवर्नेंस को भी चेंज करना है और पूरी जो हमारा सिस्टम है उस कंप्लीट सिस्टम को हमने डिजिटल करना है, ठीक है। अब जब इन्होंने ये सोचा तो इन्होंने क्या किया, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है 2.0 स्टार्ट किया 2015 में। मतलब वो क्या था, सिर्फ यही प्लान स्टार्ट नहीं किया इन्होंने, पूरे प्लान का नाम दिया डिजिटल इंडिया, ठीक है। पहले यूपीए के द्वारा चलाया गया था, फिर ये हमारी नेक्स्ट एनडीए की सरकार आती है उनके द्वारा बोला जाता है डिजिटल इंडिया वाला प्रोग्राम चलाएंगे, पूरे देश को डिजिटल बनाएंगे हम। जो इसके अंदर कमियां रह गई, जैसे हमने टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ नहीं की, हम नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ अपग्रेड ना कर पाए, प्राइवेट सेक्टर को हमने इन्वॉल्व नहीं किया। जैसे हम जीएसटी नेटवर्क की बात करते हैं तो वो भी हमारा एक ई गवर्नेंस के लिए इनिशिएटिव है, क्योंकि आपका टैक्स वगैरह आपको ऑनलाइन तरीके से मिल रहा है, तो वो भी ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव है। अब उसमें क्या है, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, पब्लिक भी इन्वॉल्व है, तो उसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यूज़ करने के लिए बोला गया मोबाइल को हम फर्स्ट चॉइस रखेंगे, जो हमारे डीबीटी है। जैसे हम देखेंगे जनधन, आधार, मोबाइल, तो जैम आपने नाम सुना होगा, तो उसके अंदर मोबाइल नाम जुड़ गया क्योंकि डिजिटल इंडिया के अंदर बोला मोबाइल हमारी फर्स्ट चॉइस होगी, मोबाइल के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे हम छोटे वाले मोबाइल बिना स्मार्टफोन वाले यूएसएसडी वाले, मैं
सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे या स्मार्टफोन के अंदर सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। प्रोसेस को चेंज करेंगे हम, इंटरनल प्रोसेस को चेंज करेंगे हम, ब्यूरोक्रेसी जो होगी उसके अंदर में पूरी जिस तरीके से प्रोसीजर होगा उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम फोकस करेंगे इनके ऊपर, मोबाइल के ऊपर फोकस करेंगे। और स्टैंडर्ड जो है हमारी जो यहाँ पे हमने देखा था डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ये जो डिपार्टमेंट है अब ये मिनिस्ट्री बन चुकी है, तो इनके द्वारा स्टैंडर्ड तय किए जाएंगे कि सर्विस जो है डिजिटली किस लेवल के ऊपर मिलेगी, तो उसके ऊपर ध्यान देंगे और सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देंगे अपनी। ठीक है, तो उनके द्वारा सोचा गया कि अब इस प्रोग्राम को थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, तो इनको ट्रांसफॉर्म करके इनके द्वारा डिजिटल इंडिया स्टार्ट किया गया। और डिजिटल इंडिया के अंदर एक कंपोनेंट आता है हमारे पास में ई-क्रांति। डिजिटल इंडिया के 2 कंपोनेंट को मिला के बना हमारा नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान। ठीक है, तो ई-क्रांति जो था इसके अंदर में जो हमारे पहले से मिशन मोड प्रोजेक्ट चले हुए थे उसको एक और प्रोग्राम है उसके अंदर डाल दिया, और ई-क्रांति एक नया इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया के अंदर लेके आए। तो ई-क्रांति इज एसेंशियल पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के 9 पिलर हैं, उनमें से एक है ई-क्रांति। तो कंसीडरिंग द क्रिटिकल नीड ऑफ ई गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस इन द कंट्री, द अप्रोच एंड द की कंपोनेंट ऑफ ई-क्रांति हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय कैबिनेट। 2015 में इसको लेके आए। डिजिटल इंडिया के अंदर ये इनिशिएटिव आ रहा है डिजिटल इंडिया, हम आने वाली लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसका विजन था कि हमने ई गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब गवर्नेंस को हमने ई गवर्नेंस के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। और इसके अंदर में भी हमारे मिशन मोड प्रोजेक्ट चलाए हुए थे। अब अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं तो कुछ भी डिजिटल इंडिया के अंदर जो चीज़ें लेके आएंगे वो सब इसी से अटैच्ड हैं। जो भी इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं उसके बैकग्राउंड में डिजिटल इंडिया वर्क कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का एम है ये कि हम डिजिटल लेके आने वाले हैं। ठीक है, उसी के पीछे में बैंकिंग सेक्टर में, इकोनॉमी में भी वर्क करेगा वो, मतलब हर फील्ड में वर्क करेगा। आपको आगे पता चल जाएगा जब मिशन मोड प्रोजेक्ट देखेंगे। और पीछे उसकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी वर्क कर रही होगी। तो इसमें मिशन मोड प्रोजेक्ट लेके आए। सेवरल गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को कैसे डिजिटाइज करेंगे उसके लिए हम लेके आए। अब ई-क्रांति में क्या बोला, हम नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, मोबाइल का यूज़ करेंगे, हम जो है कौन कौन सी सर्विसेज सिटीजन को प्रोवाइड करवा सकते हैं हम ऑनलाइन, उनको एनहेंस करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि ऑलमोस्ट सारी सर्विस हम प्रोवाइड करवा सकें सिटीजन को। ठीक है, और स्टैंडर्ड तय करेंगे। पिछले वाले प्रोग्राम में कमी रह गई थी कि स्टैंडर्ड तय करके न रखे थे कि सर्विस हमारी कितनी क्वालिटी की मिलनी चाहिए सिटीजन को। स्टैंडर्ड तय करेंगे हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो इसको तय करने वाली है। ठीक है, और इन्होंने बोला कि हम जो है सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें। जो हमारी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 जो हमने देखा था साइबर सिक्योरिटी वाले लेक्चर में, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने स्टैंडर्ड वगैरह तय करेंगे, सिक्योरिटी का भी ध्यान रखेंगे जो इतना सारा डाटा हम ट्रांसफर करेंगे सिटीजन को। अब बात करेंगे मिशन मोड प्रोजेक्ट की। तो हमने क्या देखा, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, उसके अंतर्गत भी क्या चलाए गए थे मिशन मोड प्रोजेक्ट। मिशन मोड का प्रोजेक्ट का क्या मतलब, दैट फोकस इज ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं मिशन मोड प्रोजेक्ट के थ्रू, सच एज बैंकिंग, लैंड रिकॉर्ड, मतलब लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करेंगे अच्छे से, वो एक मिशन मोड प्रोजेक्ट। बैंकिंग को हम डिजिटाइज करेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग करवाएंगे, उसको हम एक मिशन मोड प्रोजेक्ट। अब बैंकिंग के अंतर्गत ही हम भीम लेके आए, वो बैंकिंग से जुड़ा है, पीछे वो डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही ये पीछे बैकग्राउंड के अंदर में हमारे पास में पूरा सिस्टम जुड़ा होगा, गवर्नमेंट क्या चाह रही है। ठीक है, तो विद इन नेशनल हमारा ई गवर्नेंस प्लान 2.0 आया, जिसके अंदर मिशन मोड प्रोजेक्ट इनके द्वारा लॉन्च किए गए। ठीक है, जो हमारा मिशन मोड, इसके अंदर क्या क्या बोला गया इनके द्वारा, एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, दूसरी अवेयरनेस करेंगे, फिर इवेलुएट करेंगे, फिर स्टैंडर्डाइज करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है कि आप स्किल बिल्डिंग करोगे, लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, क्योंकि सर्विस अगर आपने मान लो बैंकिंग ऑनलाइन प्रोवाइड करवानी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए आपको, इंटरनेट की पेनिट्रेशन चाहिए पूरे इंडिया के अंदर। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछाया जा रहा है पूरे इंडिया के अंदर में। ठीक है, उसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर, ये सब चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। ऑप्टिकल फाइबर, कॉमन सर्विस सेंटर, उनको वहाँ पे लगाया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट, जो हमारे सिटीजन है जिनको लिटरेसी नहीं है, जिनको नहीं पता किस तरीके से यूज़ करेंगे इन सर्विसेज को, उनको भी इनके बारे में पता चल सके। उसके बाद अवेयर करेंगे लोगों को, फिर हम देखेंगे जो हम सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं क्या वो अच्छी है, इवेलुएट करेंगे उसको। अगर वो अच्छी आ रही है तो उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे कि यही इस टाइप की सर्विस हमें मिलनी चाहिए। अगर वो अच्छी नहीं आ रही इवेलुएट करने के बाद, तो उसको हम और अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे मिशन मोड प्रोजेक्ट होते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो 2.0 है, इसमें 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से 15 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए, वो ऑपरेट कर रही हैं। 17 हमारे जो मिशन मोड प्रोजेक्ट हैं स्टेट के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं, और इंटीग्रेटेड हैं 12 इंटीग्रेटेड हैं, मतलब वो वर्क कर रहे हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों साथ में मिलकर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में हम देखें कौन कौन से हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको अगर इनके बारे में ऐसे नॉर्मल सा आइडिया, तो आपको इतना समझ आ जाएगा कि डिजिटल इंडिया यहाँ पे वर्क कर रहा है, डिजिटल इंडिया वर्क कर रहा है।
ठीक है। उसके 9 पिलर आपको पता लग जाएंगे। 9 पिलर में से 2 पिलर को मिला के हमने नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बना दिया, ठीक है। 2.0 वो वर्क कर रहा है। और कुछ भी आप लेके आओगे, जैसे बैंकिंग, जब आप भीम बात करोगे तो भीम का क्या मतलब, भीम जुड़ा हुआ है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 से, ठीक है। या इसको आप डायरेक्टली जोड़ सकते हो डिजिटल इंडिया से, और पीछे हमारी मिनिस्ट्री आ सकती है जिनकी कोलैबोरेशन के अंदर इसको किया जा रहा होगा, ठीक है। तो इन सब को आप जोड़ सकते हो उसके साथ में। जैसे सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम, मतलब ये मिशन मोड प्रोजेक्ट है कि बैंकिंग को हम डिजिटाइज करेंगे, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी रिवेन्यू को हम जो है डिजिटाइज करेंगे, इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है उसको डिजिटाइज करेंगे, इंश्योरेंस को डिजिटाइज करेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर को डिजिटाइज करेंगे, पासपोर्ट हम डिजिटल वे में प्रोवाइड करवाएं, इमिग्रेशन, वीज़ा, फॉरन रजिस्ट्रेशन, पेंशन, ई ऑफिस, पोस्ट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब आधार के लिए सेपरेट मिशन मोड प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्स, उनको हम डिजिटाइज करेंगे, उनकी पेंशन फंड वगैरह कैसे मिलेंगे, छुट्टियां वगैरह, उनकी टूरिज्म, सब कुछ मतलब डिजिटाइज करेंगे। संसद को डिजिटाइज करेंगे। ई भाषा, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो ये एक एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर इनके द्वारा मिशन मोड प्रोजेक्ट चलाया गया कि इनके ऊपर वर्क किया जाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, बट अगर आपको पूरी ब्रॉड पिक्चर समझ आए कि गवर्नमेंट कहाँ पे फोकस कर रही है, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। उसी के बाद आप कमियाँ निकाल सकते हो इसके अंदर में, फिर उसी के बाद सॉल्यूशन दे सकते हो। अदरवाइज अगर आप एक एक चीज़ को पकड़ोगे कि मान लो यहाँ पासपोर्ट को डिजिटाइज कर रहे हैं, उसके बारे में समझोगे, तो उससे आपको क्लियर नहीं होगा। तो ये मिशन मोड प्रोजेक्ट किसके, गवर्नमेंट इनके ऊपर ट्राई कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट वाले क्या ट्राई कर रहे हैं, स्टेट वाले एग्रीकल्चर को इंप्रूव करेंगे। एग्रीकल्चर में लैंड रिकॉर्ड को हम अच्छे से इंप्रूव करेंगे, उसके अंदर जो सर्विसेज मिलती हैं वो डिजिटाइज तरीके से मिले। कमर्शियल टैक्सेस, ई डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लैंड रिकॉर्ड, म्यूनसिपैलिटीज़, ई पंचायत, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेजरीज, कंप्यूटराइजेशन, PDS, एजुकेशन, हेल्थ, ई विधानसभा, एग्रीकल्चर सेम आ जाएगा, रूरल डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके ऊपर वर्क किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, इनको डिजिटाइज करने की बात है। फिर आता है इंटीग्रेटेड जो हैं, ठीक है, इसमें कॉमन सर्विस सेंटर लगा रहे हैं, ई बिजनेस, ई कोर्ट, ई प्रोक्योरमेंट, फिर EDI फॉर ई ट्रेड, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे, इंडिया पोर्टल, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रोड एंड हाईवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सोशल बेनिफिट, नेशनल GIS, अर्बन गवर्नेंस। तो यहाँ से आप देख सकते हो गवर्नमेंट का कितना बड़ा विजन है। गवर्नमेंट एक्चुअल में हर सेक्टर के ऊपर फोकस कर रही है कि हम पूरे सेक्टर को होलिस्टिक वे में हम डिजिटाइज करने की बात करें। तो इससे आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें करने की कोशिश कर रही है, और जब ये अचीव होंगी हमारी चीज़ें, तो किस तरीके से हमारी गवर्नेंस कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आएगी। अगर आपको एक पोर्टल के अंदर सारी सर्विसेज मिल रही हैं, उसके अंदर बिना आप डिजिटल किसी जो ब्यूरोक्रेट है उसके पास में जाके आप कोई फंक्शन करना पड़ रहा है। अब ब्यूरोक्रेट का मतलब कोई IAS ऑफिसर नहीं होता, ब्यूरोक्रेट सभी आ जाते हैं जो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, सिविल सर्वेंट, वो ऑल ओवर इंक्लूड हो जाते हैं। हमारे जो PN होता है वहाँ से लेके ऊपर वाली लेवल तक सभी हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। अगर आपको उनसे डील ही ना करना पड़े तो आप डायरेक्टली जो है ऑनलाइन काम करोगे, ऑनलाइन आप ग्रीवेंसेज अपनी शो करोगे। तो ये हमारा आता है ई गवर्नेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। आप बोल सकते हो कि हमारे पास नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 चलाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये हमारे थे मिशन मोड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पहले जो हमारी वीडियो बची थी नैनो टेक्नोलॉजी की, जो गलत थोड़ा उसमें डिस्रप्शन हो गई थी, उसको हम कंप्लीट करेंगे कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था इंटरनेट कैसे वर्क करता है और किस तरीके से इंटरनेट जो है ट्रांसफॉर्म कर सकता है पूरे हमारे गवर्नेंस के सिस्टम को। तो गवर्नेंस में जैसे हमने देखा था, सबसे पहले हमारे पास में पीपल्स आते हैं, सबसे पहले हमारे पास गवर्नेंस के अंदर नीचे पीपल आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नेंस की ज़रूरत ही पीपल्स के लिए पड़ती है, ठीक है। तो पहले जब नंबर कम होते थे, जैसे 1-2 की संख्या के अंदर रहते थे, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी हमें। लेकिन लेटर ऑन जब नंबर इंक्रीज़ होने लगे, फैमिली से आगे हम ट्राइबल कल्चर में शिफ्ट होने लगे और धीरे धीरे करके इतनी सारी पॉपुलेशन बन गई, फिर जो पर्सन थे उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना, उनको क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनको एजुकेशन चाहिए, खाना चाहिए, हेल्थ चाहिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम लेके आए कि हम वो जो पीपल होंगे वो इलेक्ट करेंगे कुछ लोगों को, क्योंकि इतने सारे लोग बैठ के डिसीजन नहीं ले सकते अपने बारे में। ये कुछ लोगों को इलेक्ट करेंगे, वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, ठीक है। और ये जो हैं इनके लिए पॉलिसी बनाने वाले हैं, ठीक है। अब इनका जो नंबर है ये काफ़ी कम है, जैसे हमें पता है पूरे इंडिया की बात करेंगे, लोकसभा राज्यसभा काफ़ी कम नंबर, इंडिया पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ह्यूज नंबर के अंदर पीपल प्रेजेंट हैं। अब ये जो हैं सिर्फ इन सबको डायरेक्ट नहीं कर सकते अकेले, तो इनको बीच में ज़रूरत पड़ती है हमारे सिविल सर्वेंट की, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट इनकी हेल्प करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर में, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट इनकी मदद करेंगे, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, D सर्विसेज
सिविल सर्वेंट के अंदर में, उन्हीं में ऑल इंडिया सर्विस भी आ रही है। तो ये इनकी मदद करेंगे ताकि इनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा सके। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन में कैसे वर्क करेंगे, इनके पास में फाइल्स होंगी, फाइल्स के अंदर लिखेंगे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट फाइल जाएगी, आप कोई सर्विस लेने जाओगे, लाइसेंस बनवाने गए या कोई और काम करवाने गए, वो यहाँ पे एक फाइल के अंदर लिया, फिर वो दूसरी को ट्रांसफ़र होगी, फिर उस फाइल को फिर से वो अदर डिपार्टमेंट के अंदर गई, उसके बाद में फिर से वो वापस यहाँ पे आती है, उसके बाद उसकी रिपोजिटरी बनती है। तो इस प्रोसेस के अंदर में काफ़ी कम्प्लेक्स होती है, और जो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उनके पास में इतनी ज़्यादा लिटरेसी नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं है, उनको पता नहीं है उनके राइट्स क्या हैं। अब ऐसी कंडीशन के अंदर में क्या होता है, जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं उनके पास में पावर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज सिटीज़न हमारे राइट्स के लिए अवेयर नहीं है और उनको सर्विसेज जो है वो टाइम के ऊपर नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर में ई गवर्नेंस का कंसेप्ट आता है कि जो पीपल हैं उनको इंटरेक्ट ही ना करना पड़े सिविल सर्वेंट के साथ में, और वो जो है अपने घर बैठ के इंटरनेट कनेक्शन के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज को प्राप्त कर सकें। उसी के लिए कोशिश की जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। और 80s 90s के अंदर में जब कंप्यूटर का काफ़ी बड़ा बोलबाला था, कंप्यूटर आ रहे थे हर तरह के सिस्टम में, तो इंडिया के अंदर भी इसको देखा गया और राजीव गांधी जी के टाइम से इसको और ज़्यादा बल मिला और उनके द्वारा कोशिश की गई कि कंप्यूटराइजेशन की जाए, मतलब कंप्यूटर लेके आएँ, हम अपने डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंदर यूज़ करना शुरू करें। लेकिन अगर आप जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करोगे तो उससे क्या बनेगा, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से बनेगी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बनी इलेक्ट्रॉनिक सरकार। लेकिन यहाँ पे गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस वो चीज़ है जिससे गवर्नमेंट जो है सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है पीपल को। ठीक है, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट बनी। अब गवर्नेंस में ये तब तब्दील होगी जब इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा कम्युनिकेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन, जैसे आईसीटी का यूज़ करके सर्विसेज को प्रोवाइड करवाया जाएगा, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाएगा टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, अकेली टेक्नोलॉजी हमारे पास में उसको नहीं बोल सकते आप में कि आईसीटी का यूज़ करके सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको टेक्नोलॉजी भी लगानी है और उसको ट्रांसफॉर्म भी करना है। तो पहले क्या किया गया, पहले तो कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया, उसके बाद में यही चीज़ें थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट लेके आए, उसके बाद में सोचा गया एक कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से जितने प्रोजेक्ट थे हमारे उनको कंबाइन करके और एक लास्ट स्ट्रेटेजी के साथ में पूरे देश में ई गवर्नेंस लेके आए। उसके लिए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान लेके आए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शासन व्यवस्था के लिए प्लान लेके आए 2006 में। फिर हमने देखा उसमें कुछ कमियाँ रह गई थी, उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाता जो डिज़ायर्ड उसके ऑब्जेक्टिव थे। फिर इसी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0, जो कि किसके अंतर्गत आता है, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत। और यही प्लान हमारा करंटली वर्क कर रहा है, 2014 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। और ई क्रांति के अंदर क्या आता है, ई क्रांति के अंदर हमारे पास 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट आते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे लिखे गए हैं, जो हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कौन कौन से सर्विस डिलीवर करने लग गए हैं। तो 15 ऐसे हैं जो डिलीवर करने लगे हैं। ठीक है, ये पार्शियली डिलीवर कर रहे हैं, जैसे मतलब जो डार्क ग्रीन कलर के अंदर हैं वो मतलब सर्विस डिलीवर करने लग गए हैं। ठीक है, जो हमारे लाइट ग्रीन कलर के अंदर होंगे वो पार्शियल तरीके से सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी तरीके से अंडर इम्प्लीमेंटेशन ई पंचायत CCTN, इसी तरीके से नीचे दिखाया गया कि कौन कौन से अंडर डेवलपमेंट हैं, कौन से डिज़ाइनिंग स्टेज के अंदर हैं अभी। तो इस टाइप से 44 हम प्रोजेक्ट लेके आए, जो कि धीरे धीरे उनको अप्रूवल मिल रहा है। जैसे जैसे हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, फाइनेंस हो रहा है, धीरे धीरे हम उनको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आप न्यूज़ के अंदर सुनते होंगे वो इन्हीं में से कुछ प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो काम चल रहा है उसी की न्यूज़ आती है कि कोई नया पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया, तो इन्हीं को एनफोर्स करने की कोशिश की जा रही है। तो हम अब देखेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में। डिजिटल इंडिया 2014 में लेके आए। इससे पहले क्या था, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, लेकिन वो उतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था जितना हमारा डिजिटल इंडिया है। ये और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आया क्योंकि इन 10 सालों के अंदर में टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट हो चुकी थी और गवर्नमेंट को लगा कंप्लीट तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाए पूरी हमारी सोसाइटी को डिजिटल इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो हम डिजिटल इंडिया लेके आए और डिजिटल इंडिया का एक सबसेट है जिसको बोलते हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0। अब देखते हैं डिजिटल इंडिया क्या कहता है। तो डिजिटल इंडिया क्या कह रहा है, डिजिटल इंडिया इज़ अ प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी। तो सोसाइटी के पास में एम्पावरमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे सोसाइटी मतलब पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे ऊपर उनकी गवर्नमेंट के अंदर क्या आ रहा है, एक पॉलिटिशियन आ रहे हैं, दूसरा कौन आ रहा है, सिविल सर्वेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में पूरा सिस्टम बन रहा है, इनके पास में पावर कब होगी, जब इनको पता है, इनको इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है, मतलब जो सर्विसेज इनको चाहिए उनको प्राप्त करने की इनके पास में पावर है। अगर वो सर्विसेज नहीं मिलती तो ये कंप्लेंट कर सकते हैं, तो इनके पास में पावर होगी इनको रेगुलेट करने की। ठीक है, जो इनको सर्विसेज चाहिए उनको ये पाना चाहते हैं, तो
उसी को बोला जा रहा है डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी। पहले तो नॉर्मल एम्पावरमेंट में आप क्या जाओगे, ऑफिस के अंदर जाओगे, वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो। सर्विस के अंदर में काफ़ी हेराफेरी होती है, कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आपकी पावर को इंक्रीज़ किया जा रहा है डिजिटल माध्यम से। अब सब कुछ जब डिजिटल माध्यम से होगा, ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी, आप कंप्लेंट करोगे उसकी ट्रैकिंग होगी, क्या उसका स्टेटस है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर पहुँची हुई है वो, कोई जो आपने इनकम टैक्स की फाइलिंग करनी है उसके अंदर आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन उसको फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस ही जब आप अपने घर बैठे कर सकते हो तो आपको एम्पावरमेंट मिलेगी उससे। आपको डील नहीं करना पड़ेगा, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके साथ में डील नहीं करोगे और आपको पूरी सर्विस मिल जाएगी और आप कंप्लेंट कर सकते हो अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही। या डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एक और कंटेक्स्ट में आती है, जैसे लॉ की फॉर्मेशन। लॉ की फॉर्मेशन होती है, गवर्नमेंट जो हमारे पीपल हैं वो क्या है, उसको एक तो उसको जब गवर्नमेंट कोई लॉ ड्राफ्ट बनाती है उसके बाद उसको अपनी साइट के ऊपर पुट करती है और गवर्नमेंट जो सिविल सोसाइटी एंड पीपल होते हैं उनसे सजेशन मांगती है। तो मतलब जो पीपल है उनके पास में पावर आ रही है, डिजिटली वो एम्पावर्ड हो रहे हैं कि वो लॉ को भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा सोशल मीडिया है उसके थ्रू जो है, उसके थ्रू किसी भी लॉ को या कोई नया लॉ पास करवाने के लिए जो है, जो हमारे पीपल है उनके पास में पावर आती है। लेकिन ये चीज़ें तभी आएंगी जब आपके पास में मोबाइल है, आपको ये चलाना आता है अच्छे तरीके से, आपके पास में इंटरनेट का फास्ट कनेक्शन है, ठीक है, और आपको बताया डाटा सिक्योर कैसे करते हैं। तो एक करना है डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी, दूसरा क्या करना है, नॉलेज इकोनॉमी। दूसरा हम नॉलेज इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब नॉलेज इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, इकोनॉमी हमारी, सबसे पहले बात करते हैं लीस्ट डेवलपिंग जो कंट्रीज़ होती हैं, जैसे अफ्रीका की कंट्रीज़, वहाँ पे किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, एग्रीकल्चर, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग। तो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस होता है वहाँ पे कि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की जाए, ठीक है, वो डेवलपमेंट की काफ़ी लोअर स्टेज के ऊपर हैं। अब आते थोड़ी डेवलपिंग कंट्रीज़, जैसे इंडिया। इंडिया के अंदर क्या बात करते हैं कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करें, और हमारा थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से चलता है बट हमारा सर्विस सेक्टर उसमें स्ट्रांग बन चुका है। तो डेवलपिंग जो कंट्री है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बल होता है और सर्विसेज के ऊपर बल होता है, ठीक है। और उसके बाद आती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो सर्विस सेक्टर, ठीक है, उसके ऊपर जोर, प्लस रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है। तो नॉलेज इकोनॉमी का क्या मतलब, नॉलेज इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें हम जो मेन एरिया होगा हमारा फोकस का, वो ना एग्रीकल्चर, ना मैन्युफैक्चरिंग, ना सर्विस, उसके ऊपर होगा ह्यूमन का इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। ह्यूमन की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी मतलब वो कितने ज़्यादा IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले सकता है अपने प्रोडक्ट के लिए, कितनी ज़्यादा वो रिसर्च करता है किसी नई चीज़ को खोजने के लिए, इनोवेशन कितनी ज़्यादा करता है वहाँ पे, एंटरप्रेन्योरशिप को कितना ज़्यादा वहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, ICT में कितनी ज़्यादा तरक्की की गई है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका के अंदर नए नए स्टार्टअप्स आते रहते हैं, वो नई नई चीज़ों का इनोवेशन करते रहते हैं, ठीक है। तो उसी के बेस के ऊपर, रिसर्च इनोवेशन के ऊपर, वो अपनी सेक्टर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बल के ऊपर आगे बढ़ते जाते हैं। तो वैसी इकोनॉमी को बोलते हैं नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है। तो ये इकोनॉमी हमारी किस में मदद करेगी, मैन्युफैक्चरिंग में मदद करेगी, एग्री में मदद करेगी, सर्विस के अंदर मदद करेगी, ठीक है। लेकिन इसको हम सेपरेट बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमारी नॉलेज प्रमुख होती है। जो पीपल है उनके स्किल, उनके पास में कितनी कैपेबिलिटी है, वो सिर्फ एक वर्क करने होगा, काम करने वाला, उसके पास में इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होगी, सोचने की, समझने की, वो एक वेल एजुकेटेड पर्सन होगा, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड पर्सन वहाँ पे निकलेंगे। तो नॉलेज इकोनॉमी और डिजिटल इंडिया का क्या संबंध आ रहा है यहाँ पे, डिजिटल इंडिया कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ आपने सर्विसेज देनी है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006 में लॉन्च किया गया, उसमें क्या बोला गया, आपको सर्विस देनी है जनता को, लेकिन इसमें बहुत ही ब्रॉड फ्रेमवर्क के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेके चलने की बात की गई है, ठीक है। जो कुछ एरिया हमारे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर में छूट गए थे उनको इंक्लूड किया, और जो एरिया वहाँ से अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया। जैसे नॉलेज इकोनॉमी की बात करेंगे तो हमारे पास एक इनिशिएटिव नेशनल नॉलेज नेटवर्क, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, रिसर्च सेंटर होंगे, उनको हाई स्पीड इंटरनेट के साथ में आपस में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उनको आपस में कनेक्ट करेंगे, वो एक दूसरे से डाटा शेयर कर सकते हैं, वो एक दूसरे के स्टैंडर्ड, जो उनके एजुकेशन के स्टैंडर्ड होंगे उनको शेयर करेंगे, अपनी रिसर्च वगैरह शेयर करेंगे, ठीक है। जैसे डिफेंस वाले, न्यूक्लियर वाले, वो अलग अलग फील्ड के अंदर में नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी लगाई जाएगी, कंप्लीट तरीके से उनको इंटरनेट पूरे वर्ल्ड के साथ में उनको कनेक्ट करवाया जाएगा। तो बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करें डिजिटल इंडिया की सहायता से। आपको पता होगा एक स्वयं पोर्टल है जिसमें 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो स्वयं पोर्टल क्या है, पोर्टल ये है कि ऑनलाइन आपको एजुकेशन ले सकते हो, आप एनरोल करोगे, यहाँ पे जो बेस्ट हमारी फैकल्टी होगी IIT, वहाँ से मतलब वो पीपल वहाँ पे कोर्सेज देंगे, आप उनमें एनरोल हो सकते हो। तो एक पर्सन, रूरल इंडिया के अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है, वो इसको एक्सेस कर पा रहा है। अगर इस प्लेटफॉर्म को वो एक्सेस कर पा रहा है तो उसका मतलब है उसके पास में वो नॉलेज आ जाएगी जो पर्सन एक IIT में बैठ के नॉलेज ले रहा है।
ऐसी सिचुएशन में क्या है, हम नॉलेज इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा पर्सन रिसर्च कर सके, इनोवेशन कर सके, वो समझे, एक इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी डेवलप करने की बात करें तो वो भी हमारा डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है। तो ये 2 टर्म इसमें महत्वपूर्ण है। फिर आता है इट वुड ऑल्सो ब्रिंग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी थ्रू मैंडेटेड डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसमें क्या करेंगे हम, गवर्नमेंट जो है सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर करेगी, उसकी अगर इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर कर रहे हैं तो फिर उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है आएगी, क्योंकि वो फाइलों के अंदर छुप के नहीं बैठ सकते, वो सब ट्रांसपेरेंट वे के अंदर होगा, हर चीज़ों के बारे में लिखा होगा। उसकी कंप्लेंट जो है सिर्फ ऐसा नहीं होगा उसी पर्सन को दिखेगी, अगर साइट के ऊपर डालोगे वो वहाँ के उनके हायर ऑफिशियल उनके पास में भी दिखेगी, और उसमें ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होती है कि इतनी कंप्लेंट्स हुई, कितनी आपने एड्रेस की, वो सब कुछ ट्रैकिंग सिस्टम पूरा अवेलेबल होता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमें अब डिजिटल इंडिया के लिए, सबसे पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के तो कुछ भी नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे मतलब कि आपको क्या करना है, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट ऐसे तो आने नहीं वाला, उसके लिए आपको वायर्स बिछानी पड़ेंगी। ठीक है, वायर्स तो बिछानी पड़ेंगी। उसके अलावा क्या है, रूरल इंडिया के अंदर में इंटरनेट की पेनिट्रेशन करनी पड़ेगी, मतलब जहाँ पे कुछ एरिया ऐसे भी होंगे जहाँ पे मोबाइल की कवरेज ही नहीं है, तो वैसे एरिया के अंदर में सर्विस प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। उसके अलावा जो हमारे डिपार्टमेंट है उनको सर्वर की भी ज़रूरत पड़ेगी। सर्विसेज तो सर्वर ही प्रोवाइड करवाएगा जो आपको डाउनलोड करना है, जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करनी है, जो इनकम टैक्स का सर्वर होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप फॉरेन कंपनी के सर्वर यूज़ करोगे, तो आपको सर्वर वगैरह की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, उनके हेडक्वार्टर हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट को अपना नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो एक दूसरे से डाटा शेयर कर सकें, सिक्योर कम्युनिकेशन कर सके वहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए उनके द्वारा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क उनका निर्माण उनको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी सर्विसेज हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ रहे हैं। हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक तो कम्युनिकेट करने के लिए भी, दूसरा सेफ्टी करने के लिए भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट आता है कि आपने डेवलप करनी है कैपेबिलिटी। उसके बाद आपने डेवलप कर दी कैपेबिलिटी, अब पीपल को एजुकेट करना पड़ेगा। इतने सारे हमारे पास में लोग हैं, इतने लोग हैं हमारे पास में, उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपको सर्विस कैसे एक्सेस कर सकते हो आप। ठीक है, तो उनको एजुकेशन देंगे कि आपको इस तरीके से सर्विस एक्सेस करनी है। अगर उनको नहीं लगता पता तो उनको कोई पर्सन होगा जो कि उनको डायरेक्ट करेगा। जैसे हमारे पास कंसेप्ट है कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे जाके कोई भी पर्सन उनको बोलेगा मुझे ये काम करवाना है, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, वो वहाँ पे पर्सन उनको कर देगा थोड़ी सी फीस लेके। ठीक है, तो एजुकेट करना है पीपल को। उसके बाद एजुकेट करने के बाद सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। सर्विस प्रोवाइड करवा दी, उसके बाद जो सर्विस प्रोवाइड की थी उसके स्टैंडर्ड इंप्रूव करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि जो पूरा सिस्टम हमने बनाया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सब कुछ, इंटरनेट वगैरह, कोई यहाँ पे धोखा ना देते। जैसे मान लो आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी आती है इसके अंदर में कि ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन की जाए, लेकिन अगर उसके अंदर में कोई फ्रॉड होता है उसके बारे में भी देखना पड़ेगा कैसे सिक्योर किया जा सकता है। तो कंप्लीट पैकेज है हमारा डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के अंदर हमारे पास में विजन एरिया आता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। ठीक है, प्लस गवर्नेंस इंश्योर करनी है, मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है। उसी से क्या बनेगा, इज इक्वल टू डिजिटली एम्पावर्ड सिटीजन। तो डिजिटल इंडिया के अंदर जैसा हमने पीछे देखा कि 2 एरिया को प्लस करना पड़ेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा सर्विस। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, फर्स्ट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या आएगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड का कनेक्शन, इसका क्या मतलब होगा, ब्रॉडबैंड का मतलब होता है कि हाई स्पीड इंटरनेट। ठीक है, ब्रॉडबैंड का मतलब हाई स्पीड इंटरनेट। अगर आपका 4G कनेक्शन या 5G कनेक्शन कोई एक लिमिट होती है सेट की हुई, अगर उतना वो रीच कर पाता है तो उसको बोलेंगे ब्रॉडबैंड। ये अलग अलग तरीके से कनेक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन जो भी इंटरनेट जिस भी माध्यम से आप प्राप्त कर रहे हो, अगर वो हाई स्पीड का इंटरनेट है तो उसको बोलेंगे ब्रॉडबैंड। ठीक है, तो उसको कनेक्शन के लिए उसका कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद कनेक्शन तो आप दे दोगे, कुछ लोगों को पता नहीं होता चीज़ों के बारे में, कैसे उनको एक्सेस करना है। गवर्नमेंट की सर्विस, अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हम जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसके लिए हम ऑनलाइन फिलिंग करेंगे, आप ऑनलाइन उसके लिए जो है एनरोल करोगे। ठीक है, हम आपको पूरी सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन पीपल को अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है, अपने फ़ोन के ऊपर उनको चलाने नहीं आता, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, कॉमन सर्विस सेंटर बनाएंगे, मतलब सब कॉमन होंगे, वो कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। वो मतलब एक पंचायत, उसके अंदर एक सेंटर बना दिया जहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है। ठीक है, पर्सन वहाँ पे जा सकता है, कोई भी पर्सन, चाहे वो लिटरेट हो इलिटरेट हो, वो वहाँ पे जो भी वेलफेयर गवर्नमेंट की सर्विसेज होंगी, अदर जो भी उनको डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी चाहिए होगा, वहाँ से उस पर्सन के द्वारा वो काम करवा सकते हैं। तो ये इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, फिर आता है बैंकिंग, तो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे इसके अंदर में। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, हम इंडिया करके रहा यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक लेके आए, हम पेमेंट बैंक लेके आए। ठीक है, हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लेके आए, मतलब हमने अपने पोस्ट ऑफिस को कन्वर्ट करने की कोशिश की कि उनको बैंक के अंदर कन्वर्ट कर दे जाए। ये हमारे द्वारा किया गया। उसके बाद बोला गया इनके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में शेयरेबल प्राइवेट स्पेस ऑन पब्लिक क्लाउड। ये जो बातें हम यहाँ पे पूरी डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको आने वाले टाइम में
जितने भी हमारे नेक्स्ट हमारे प्रीलिम्स होंगे, मेंस होंगे, ये सब के अंदर आपको काम आने वाली हैं, बिकॉज कोई भी इनिशिएटिव लॉन्च होता है वो इन्हीं पैरामीटर के ऊपर उसका बेस होता है। शेयरेबल प्राइवेट स्पेस ऑन पब्लिक क्लाउड। अब यहाँ पे मतलब क्या बन रहा है, जैसे मान लो आप यहाँ पे पर्सन, यहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, यहाँ पे कोई और पर्सन वर्क कर रहा है, आप डाटा कहाँ स्टोर कर सकते हो? ठीक है, आप डाटा स्टोर कर सकते हो अपने मेमोरी कार्ड के अंदर में, अपनी इंटरनल स्टोरेज के अंदर में, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपना डाटा मतलब वहाँ पे स्टोर नहीं करना है, आपको कहीं और स्टोर करना है उसको, मतलब इंटरनेट के ऊपर स्टोर करना है, तो उस वाली स्टोरेज को क्या बोलते हैं? क्लाउड स्टोरेज। जैसे जीमेल का एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया था, जीमेल जो होती है वो आप फ़ोन से एक्सेस कर सकते हो, अपने लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस किसी और जगह पे जाके एक्सेस कर सकते हो, तो वो एक्चुअल में कहीं और प्रेजेंट है। जो आपका जीमेल का डाटा है वो कहीं और प्रेजेंट है, आप इंटरनेट से सिर्फ कनेक्शन बना के उसको एक्सेस करते हो। वैसे ही अगर मान लो आपके फ़ोन के अंदर में आपकी 10th की मार्कशीट है, ठीक है, तो वो तो आपके फ़ोन के अंदर है, उसको आपने शेयर करना है किसी दूसरे पर्सन से, तो आप उसको कैसे शेयर करोगे? उसको व्हाट्सएप से शेयर करोगे, ठीक है। गवर्नमेंट से अगर आपने शेयर करना है, मान लो आपका 10th की मार्कशीट से आपको कोई फॉर्म भरना है, तो आप उसको व्हाट्सएप गवर्नमेंट को तो कर नहीं सकते, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? उसको अपलोड करना पड़ेगा, उसको जहाँ पे उनका फॉर्म होगा वहाँ पे उसको अपलोड करना पड़ेगा, या आपको फिजिकली उसको सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रही? आपको पब्लिक क्लाउड के ऊपर प्राइवेट स्पेस प्रदान करेंगे। मतलब गवर्नमेंट क्या बोलेगी आपको? ये आप अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, जो अपना डाटा है, आपको 10 MB बोल दिया, आप जैसे यहाँ पे 1 GB बोल दिया, ये आपको 1 GB स्टोरेज स्पेस दे देते हैं हम। मतलब गवर्नमेंट ने एक सर्वर लगाया, ठीक है, उसमें डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी है, उसमें आपको 1 GB दे दी उन्होंने। मतलब वो सर्वर सबका है, उसमें मान लो सर्वर में 100 GB कैपेसिटी है डाटा स्टोर करने की। तो गवर्नमेंट ने बोला हर पर्सन को हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे अकाउंट बनाएगा उसको हम 1 GB दे देंगे, मतलब 100% यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 GB जा रहा है आपके पास में, 1 GB किसी और पर्सन के पास में, तो 1 GB के अंदर आप जो स्टोर करना चाहते हो वो आप वहाँ पे जाके आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब वो स्टोरेज आप अपने फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप यहाँ से मूव करते हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट, अपने फ़ोन लैपटॉप के अंदर में या किसी और के लैपटॉप के अंदर में स्टोर कर सकते हो, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे प्रेजेंट है? क्लाउड के अंदर। ये वहाँ पे स्टोर की गई है, जो गवर्नमेंट ने वहाँ पे सर्वर बनाया है उसी के अंदर स्टोर की गई है। अब इसी के अंदर गवर्नमेंट आपको बोलती है जहाँ पे आपने स्टोर करके रखा हुआ है, अगर आपने कोई गवर्नमेंट का फॉर्म भरना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिंक उठा के उसको पर्सन को सेंड कर सकते हो, मतलब शेयर कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को। तो इसी को बोलते हैं शेयरेबल प्राइवेट स्पेस ऑन पब्लिक क्लाउड। मतलब पब्लिक ने क्लाउड बनाया जहाँ पे स्टोरेज की कैपेसिटी है, वहाँ से थोड़ी आपको शेयर करके दे देंगे कि इतनी कैपेसिटी। आप अपनी मार्कशीट, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप डिग्री लेते हो तो आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फिजिकली डिग्री ना देके वो सीधा इसके क्लाउड के ऊपर डाल देगा, और यहीं से आप इंटरव्यू के लिए जहाँ पे मतलब आपने जाना है उसके साथ में आप शेयर कर सकते हो डायरेक्टली डाटा यहाँ से। आपको फिजिकल फॉर्म में पेपर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी इसके अंतर्गत बोला गया कि इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लाउड इसीलिए ज़्यादा मेंशन किया गया क्योंकि जो पुराने वाला नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था उसके अंदर जो नई टेक्नोलॉजी थी, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड वाली टेक्नोलॉजी, उनके ऊपर उतना फोकस नहीं किया गया था। फिर आता है सर्विसेज। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के आप क्या करोगे? सर्विसेज प्रोवाइड करवाओगे। सर्विसेज में सबसे पहले क्या सर्विस आती है? बेसिकली जैसा हमें बताया, ये बेसिक मोटो है यहाँ पे कि यहाँ पे गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट में हमारे पॉलिटिकल सिविल सर्वेंट और नीचे हमारे पीपल को सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। पहले किसी और मीडियम से प्रोवाइड करवाते थे, फिजिकली लिख के पेपर वर्क करवा के ऑफिस जाना पड़ता था लोगों को। अब सोच रहे हैं कि ई गवर्नेंस के थ्रू पहुंचाया जाए, लेकिन ई गवर्नेंस पहुंचाने के लिए एक माध्यम भी होना चाहिए जिससे ये पहुंचे। तो माध्यम काम करेगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, उसके बाद सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि गवर्नमेंट का मेन काम है। तो सर्विस में क्या करेंगे? सीमलेसली इंटीग्रेटेड अक्रॉस डिपार्टमेंट। अब आपको एक सर्विस अगर लेनी है, आपने अगर लाइसेंस बनाना है तो आपको अलग जगह जाना पड़ता है, आपको पैन कार्ड के लिए अलग जगह जाना पड़ता है। लेकिन ई गवर्नेंस का लास्ट वाला जो हमारा मोटो है कि लास्ट में जाके क्या करना है, हमने एक ही जगह पे जाके सिटीजन को सारी सर्विस मिल जाए, वो वहाँ पे चूज़ करे कौन सी सर्विस चाहिए। पीछे गवर्नमेंट अपने बैक एंड में कैसे भी काम करे, उनकी प्रोसेसेस कैसी भी हों, पीपल को ना मूव करना पड़े कि एक खिड़की से दूसरी खिड़की पे जा रहा है अपना फॉर्म लेके, वो काम सारा गवर्नमेंट देखेगी। यहाँ से आपको यहीं पे आपको पूरी सर्विस मिलेगी। इसका एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास में ऐप लॉन्च हुई है, उमंग ऐप। तो उमंग ऐप के अंदर क्या है? उमंग, ऑल्सो नोन एज यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, इज ऑल इन वन ऐप लॉन्च बाय नरेंद्र मोदी टू एनकरेज मोर पीपल टू अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन इन द कंट्री। तो उमंग ऐप के अंदर क्या बोलते हैं? उमंग ऐप इज यूनिफाइड एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज टू अवेल अ नंबर ऑफ पैन इंडिया सर्विसेज। पूरी इंडिया में क्या क्या सर्विस ले सकते हो आप? जैसे आप क्या कर सकते हो, इसी ऐप पे जाके इनकम टैक्स फाइल कर सकते हो। अब इनकम टैक्स आप फाइल करोगे रिवेन्यू डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब ये अलग मिनिस्ट्री है। फिजिकल फॉर्म में जाओगे तो आपको अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। मेकिंग ऑफ आधार कार्ड बनाने जाओगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
तो आधार बनवाने के लिए जाओगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रोविडेंट फंड की बात करोगे तो उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। गैस सिलेंडर बुक करने की बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम आ जाएगा, ठीक है। पासपोर्ट की बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हमारे एक्सटर्नल अफेयर। तो अलग अलग मिनिस्ट्री की सर्विस हमें एक ही पोर्टल के ऊपर मिल रही है, अदरवाइज आपको अलग अलग जगह पे घूमना पड़ना था। तो ये हमारा बोला जा रहा है ई गवर्नेंस के अंतर्गत कि हम क्या करेंगे, सीमलेसली इंटीग्रेट करेंगे अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट अपने हिसाब से मैनेज करे, लेकिन ये हम अटैच कर देंगे इनको ताकि एक पर्सन जो है एक सर्विस को अलग अलग सर्विसेज को एक पोर्टल से प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे हमने 100 सर्विसेज को कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की 100 सर्विसेज को एक पोर्टल के ऊपर डाला गया है और आने वाले समय में इनको और ज़्यादा इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। विद उमंग गवर्नमेंट एम टू प्रमोट। अब ये जो ऐप है इनकी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, आप पेमेंट भी करोगे, ठीक है। जो आपको सर्विस चाहिए उसकी पेमेंट भी करोगे, तो वो भी हमारी डिजिटली पेमेंट होगी, ठीक है। तो ये सब कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मिनिस्ट्री आएगी और यहाँ पे आप हो, इससे आप कनेक्ट करना चाहते हो। तो इस टाइप का कनेक्शन बनाने के लिए आपको क्या, आपको आधार कार्ड के लिए भी बोल रहे हैं ये। तो आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमारा बैंकिंग सिस्टम। तो इन सबको कनेक्ट किया गया है इनके द्वारा बैक एंड के अंदर, ऐसी कई मिनिस्ट्री को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो इस सिस्टम को उमंग ऐप के थ्रू करने की कोशिश की जा रही है। और विद उमंग ऐप गवर्नमेंट एम टू प्रमोट ई गवर्नेंस, अडॉप्ट अ न्यू एज ऑफ गवर्नेंस पॉलिसी एज अ पार्ट ऑफ मोदी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो ये डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आ रही है हमारी उमंग ऐप, ठीक है। और उमंग को डेवलप किया गया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन किसके अंतर्गत आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। जैसा हमें पता है 2006 के अंदर में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान लॉन्च किया गया, ठीक है। ई गवर्नेंस प्लान लॉन्च किया गया, उसके बाद में काम जो था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेन वर्क देख रही थी उसका काम इंक्रीज हो जाता है। तो उसी कारण से 2009 के अंदर नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन उसके अंतर्गत हम लेके आते हैं। तो हमने क्या देखा अभी तक, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रॉडबैंड कनेक्शन देंगे, कॉमन सर्विस सेंटर बनाएंगे, मोबाइल फोन, बैंकिंग, शेयरेबल प्राइवेट स्पेस ऑन पब्लिक क्लाउड, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है। तो आपको इनका एग्जाम्पल मिल जाएगा जब आप देखोगे डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव। उसके बाद हम सीमलेसली इंटीग्रेट करेंगे क्रॉस डिपार्टमेंट। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कोई स्कीम वगैरह है जिनके अंतर्गत लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट का ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है, उसको हम करेंगे। मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऑनलाइन लोन की सर्विस को अवेल कर सकें पीपल, ठीक है। और जो पेमेंट वगैरह हैं, जो सर्विस ये लेंगे उनके लिए पेमेंट वगैरह ऑनलाइन की जा सके। अब आते हैं हमारे पास में 9 पिलर डिजिटल इंडिया के। तो फर्स्ट है ब्रॉडबैंड हाईवे, सेकंड है यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल फ़ोन, थर्ड है हमारे पास पब्लिक का इंटरनेट, फोर्थ है ई गवर्नेंस, फिफ्थ है ई क्रांति एंड सिक्स्थ है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टारगेट 0, IT फॉर जॉब्स, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। तो फर्स्ट हमारा ब्रॉडबैंड हाईवे, दूसरा यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। वैसे जर्नल तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, कोई पर्टिकुलर इनिशिएटिव के ऊपर अगर क्वेश्चन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी कम है। बट अगर इनके बारे में आपको पता हो तो इनके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक्चुअल में इनके अंदर क्या क्या करने जा रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो उसके बाद में आप जो इनिशिएटिव होंगे डिजिटल इंडिया के अंतर्गत उनके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पता लग जाएगा कि एक्चुअल में कौन से इनिशिएटिव से मतलब कितना ब्रॉड है हमारा डिजिटल इंडिया, एक्चुअल में क्या करना चाहता है। फर्स्ट आता है तो हमारे पास में ब्रॉडबैंड हाईवे। तो ब्रॉडबैंड हाईवे, ब्रॉडबैंड का जैसा मैंने मतलब बताया आपको, इसका मतलब है हाई स्पीड इंटरनेट। तो इसके अंतर्गत क्या बोला गया, इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि हम हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे किसको, रूरल एरिया को, अर्बन एरिया को, ठीक है। एंड थर्ड इसके अंतर्गत बोला गया जो हमने पहले से इनिशिएटिव लेके रखे हुए हैं, जैसे हमने नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया था, ब्रॉडबैंड हाईवे का मतलब है हाई स्पीड इंटरनेट। इसके अंतर्गत हमने क्या किया था, जो हमारे स्टेट के हेडक्वार्टर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर, रूरल एरिया के अंदर जो ऑफिसेज हैं उनको कनेक्ट करने की हमने कोशिश की थी। उसके अंतर्गत हमने नेटवर्क क्रिएट किया था अपना, ठीक है, अपना नेटवर्क क्रिएट किया था जिसमें हम उनको एक्सक्लूसिव तौर के ऊपर काफ़ी हाई स्पीड में इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क हमने प्रिपेयर किए थे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, एक जो ऑफिस है वो दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर पाए, डॉक्यूमेंट को शेयर कर पाए, और वो काफ़ी सिक्योर कनेक्शन होगा, वो बाहर के सिस्टम के साथ में कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। या इसके अंतर्गत जो भी हमने अभी तक काम किया था उन सबको इंटीग्रेट किया जाए। जैसे हमने इसी के अंतर्गत यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जो इंटीग्रेशन की थी, रिसर्च कॉलेजेस वगैरह में इंटीग्रेशन करने की कोशिश की थी, उन सबको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड हाईवे में क्या बोला कि हम हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया, हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाएंगे, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो केबल्स होती हैं जिनसे इंटरनेट पास होता है, ठीक है, जो टावर वगैरह से जुड़ेंगे फिर आपको सिग्नल आएगा, तो वो हम
फर्दर देखने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं। बट ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क एक जाल बिछाएंगे पूरे इंडिया के अंदर में, मतलब उन एरियाज़ के अंदर में जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, जैसे खासकर हमारा रूरल एरिया, वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। और जो एग्जिस्टिंग हमारे हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए जो इनिशिएटिव हमने चला के रखे थे उन सबको इंटीग्रेट करेंगे। तो ब्रॉडबैंड हाईवे के अंदर रूरल अर्बन एरिया के अंदर में हम जो है इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे, फास्ट इंटरनेट, और उसके अलावा हम इंटीग्रेट करेंगे जो एग्जिस्टिंग हमने ऐसे प्रोग्राम चला के रखे थे उनको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये आता है। सेकंड आता है यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। अब गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में इसको लॉन्च किया गया। उस टाइम गवर्नमेंट के द्वारा देखा गया कि हमारे पास में काफ़ी विलेजेस हैं, ऑलमोस्ट हमारे पास 55,000 के करीब विलेजेस थे जहाँ पे मोबाइल की कवरेज ही नहीं थी। ठीक है, अब ब्रॉडबैंड तो दूर की बात है वहाँ पे, कि हाई स्पीड इंटरनेट की बहुत दूर की बात है। ठीक है, अब जो हमारा 3G वाला इंटरनेट है वो तो हाई स्पीड नहीं है, 4G को भी उतना हाई स्पीड नहीं मानते स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि बट ब्रॉडबैंड के लिए कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है कि किसको बोला जाता है। तो कोई भी, जैसे एयरटेल वाले क्लेम कर देते हैं हमारा कनेक्शन ब्रॉडबैंड है, जियो वाले क्लेम करते हैं, तो उसी तरीके से हम मतलब हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लेटर ऑन थोड़ा और देखेंगे, इसके अंदर इनिशिएटिव होंगे उनको देखेंगे। बट ब्रॉडबैंड हाईवे देख लिया, उसके बाद यूनिवर्सल एक्सेस देनी है, मतलब ब्रॉडबैंड तो दूर की बात है, उनके पास में कनेक्शन ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में उस प्लेसेस तक हम सिर्फ मोबाइल कनेक्टिविटी तक लेके ही जाएंगे। अगर वो इंटरनेट ना भी यूज़ कर पाएँ तो जो हमारा SMS वाला माध्यम होता है, USSD वाला माध्यम होता है, जो मैसेज वगैरह करके काम करवा लेते हैं, IVR वाली टेक्नोलॉजी होती है, फ़ोन वगैरह करके कंप्यूटर बात करता है, तो वह उन टेक्नोलॉजी से वो जाके सर्विस तो अवेल कर ले। ठीक है, तो ये बोला गया। थर्ड बोला गया पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। पब्लिक जो इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम था इसके अंतर्गत क्या बोला गया, इसके अंतर्गत बोला गया ब्रॉडबैंड तो आप लगा दोगे, ठीक है, उसके बाद में क्या करोगे, ब्रॉडबैंड आपने कनेक्ट कर दिया, इंटरनेट कनेक्ट कर दिया सबको, उसके बाद में जो लिटरेसी है वो कहाँ से, मतलब वो जो पीपल हैं उनके पास में कहाँ से लेके आओगे वो वाली लिटरेसी। ठीक है, उसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ेगा। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक आता है कॉमन सर्विस सेंटर, मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कंप्यूटर लगा के पर्सन बैठा हुआ है, गांव के लोग जाके वहाँ पे सर्विस अवेल कर सकते हैं। उन्होंने पैन कार्ड, लाइसेंस, गवर्नमेंट की सर्विस उन्होंने अवेल करनी है, कोई लोन के लिए उनके द्वारा अप्लाई करना गया है, इनको पैसे ट्रांसफर करने हैं, फोटो स्टेट करवानी है, जीरोक्स करवानी है, उस टाइप के काम वहाँ पे उनके द्वारा करवाए जा सकते हैं। तो एक बोला गया कॉमन सर्विस सेंटर हम ओपन करेंगे इसके अंतर्गत। दूसरा क्या बोला गया, दूसरा बोला गया पब्लिक इंटरनेट एक्सेस के अंतर्गत इनके द्वारा जो पोस्ट ऑफिस है उनके पास में इतना ज़्यादा काम नहीं बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं उनको कन्वर्ट करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकें। मतलब हम उनको, तभी तो इनको चेंज किया गया, बोला गया कि पेमेंट बैंक के अंदर इनको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैंकिंग वाला सिस्टम भी शुरू करेंगे, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उनको भी हम यहाँ से ही अवेल करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेशन है इन पोस्ट ऑफिस की, जो हमारे रूरल एरिया है वहाँ पे पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम के अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर एंड हमारे पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ये हमारे आ जाते हैं। उसके बाद चौथा आता है हमारे पास ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। अब इनके द्वारा बोला गया गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी से रिफॉर्म करेंगे। अब गवर्नमेंट को कैसे रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, एक तो गवर्नमेंट, ठीक है, ये सिस्टम यूज़ कर रही है यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए, यहाँ पे पर्सन है जो सर्विस लेने वाला है, तो यहाँ पे ये कुछ प्रोसेसेस करेंगे, चाहे ये फाइल्स के अंदर करें, नोट करके करें, किसी भी तरीके से करें, आपको सर्विस मिल जाएगी। ठीक है, अब इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं उनमें आलतू फालतू की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लिखी होती हैं जो कि पर्सन को फिल करनी पड़ती है, उसको फॉर्म भरना भी काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, उसको किसी पर्सन के पास में जाना पड़ता है। ठीक है, अब ये वाली चीज़ें क्या है, हमने क्या करना है, ई गवर्नेंस, मतलब हमने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सिंप्लीफाई करना है। मतलब जो काम आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप यहाँ पे फॉर्म के लिए जा रहे हो, 2-2 घंटे वेट करवा रहे हैं, उसके बाद दूसरे पर्सन के पास में भेज रहे हैं, हम अपनी इंटरनल प्रोसेस को जो है सिंप्लीफाई करेंगे कि कौन पर्सन किस चीज़ से डील करने वाला है, और ये इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। जब इंटरनेट से इस चीज़ को प्रोवाइड करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म का साइज़ लिमिटेड करेंगे ताकि सिर्फ उतनी डिटेल ली जाए। ठीक है, उतनी डिटेल लेंगे जितनी की हमें डिटेल की ज़रूरत है। ठीक है, उतनी डिटेल लेंगे, ये पर्सन डिटेल भरेगा और इसको ये चली जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे, हर किसी के पास ना भेज के। अगर ये फाइल वाला सिस्टम है तो एक फाइल को दूसरे पर्सन के पास में जाने के लिए टाइम लगता है, ऑनलाइन सिस्टम के अंदर में काफ़ी फास्ट तरीके से प्रोसेस हो सकती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट अपना इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा कंप्यूटराइज करके, अपना इंटरनल सिस्टम जिस तरीके से वो वर्क करती है हायरार्ची के अंदर की अलग अलग पर्सन के पास में जाता है, उनको सिंप्लीफाई करके लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाने की बात करती है ई गवर्नेंस के अंदर। तो इसमें अपने फॉर्म वगैरह उनको सिंप्लीफाई करेगा। कोई मान लो कंप्लेंट की, किसी ने एप्लीकेशन दी, उसको वो एप्लीकेशन जाएगी कंसर्न डिपार्टमेंट के पास में, उसको ट्रैक करना कि कहाँ पे पहुँची है। जैसे आपके कुरियर वगैरह आते हैं, उनको आप नंबर के साथ में ट्रैक कर सकते हो, कौन से एरिया से, कौन से हेडक्वार्टर से क्रॉस कर गया, वैसे ही उसको क्रॉस चेक किया जाए। मतलब गवर्नमेंट को मोर सिटीजन फ्रेंडली बनाने की बात कर रहे हैं।
उसके अलावा इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या बोला गया, इस प्रोग्राम के अंतर्गत बोला गया कि हम जो है ऑनलाइन रिपोजिटरी बनाएंगे। ऑनलाइन रिपोजिटरी का मतलब कि जो हमारे जैसे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिग्री होती है हमारी, ठीक है, मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है, कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने अप्लाई करना है, ठीक है, वैसी सिचुएशन में जो ज़रूरत पड़ती है उनको हमने ऑनलाइन क्रिएट करना है। उनको क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, पब्लिक क्लाउड के ऊपर प्राइवेट शेयरेबल स्पेस देंगे पीपल को कि आपको इतने MB। जैसे इसके अंतर्गत कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर इसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आपको बोला गया कि आपको 1 MB से 10 MB शायद इतने के बीच आपको स्पेस दिया गया है, वहाँ पे आप सर्टिफिकेट स्टोर कर सकते हो। उसके बाद आपको कंसर्न डिपार्टमेंट को सिर्फ फॉरवर्ड करने हैं वो। जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर अगर काम करवा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको बस शेयर करना है वहाँ से उसको, ठीक है, कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ में, जिसने उसके साथ में कनेक्टिविटी की है। आपको कोई फिजिकल कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो उसको क्यों किया जा रहा है, ताकि गवर्नेंस जो है रिफॉर्म हो सके। इंटरनल हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं। उसके अलावा इसी प्रोग्राम में बोलते हैं कि इंटीग्रेट करेंगे पूरी हम सर्विसेज को, मतलब इंटरनल हम अपना सिस्टम इंटीग्रेट करेंगे। उसका क्या मतलब, जो हमने उमंग ऐप का मतलब समझा यहाँ पे, उमंग ऐप का मतलब है कि हम गवर्नेंस रिफॉर्म कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो वो इस प्रोग्राम के अंतर्गत इनके द्वारा किया जा रहा है। फिर आता है 5वां, जो 5th है, उसके अंदर क्या है, क्रांति। क्रांति कौन सी है, क्रांति के अंतर्गत हमारे 44 हमारे पास में मिशन मोड प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास नेशनल गवर्नेंस 2.0, ठीक है। तो क्रांति हम देख चुके हैं पहले भी। तो क्रांति के अंदर 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट हैं, जिनके अंतर्गत हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फिर आता है 6th ने बोला गया कि इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल का मतलब कि गवर्नमेंट जो है खुद डिस्क्लोज करेगी इन्फॉर्मेशन अपने जो काम कर रहे हैं, मतलब जो अपने उनके द्वारा काम किए जा रहे हैं। जैसे मान लो कि उनके द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई है, ठीक है, मानना क्या है, लॉन्च की गई है। अब उसके अंदर कितनी एनरोलमेंट हुई, कितने पर्सन को हमने जो एनरोलमेंट के बाद उन्होंने क्लेम किया और उनको उनके पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। हमारी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितने लोगों को हम LPG के सिलेंडर प्रोवाइड करवाने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया ब्रॉडबैंड हाईवे, यहाँ पे बोलते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर का हम नेटवर्क बिछाएंगे पूरे गाँव के अंदर में, कितने बिछाए गए वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसके अंतर्गत आपको शेयर करना है कि आप क्या क्या कर रही है गवर्नमेंट, कितना आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी है आपको, ठीक है। उसके इसी के एग्जाम्पल के तौर के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा पोर्टल बनाया गया है mygovernment.in। तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आप इंटरेक्ट कर सकते हो, अपनी सुजेशन दे सकते हो, गवर्नमेंट आपसे इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये भी इसी के अंतर्गत है। इसी साइट के ऊपर आपको डाटा मिल जाएगा डिफरेंट स्कीम के बारे में कि कहाँ कहाँ पे कौन सी स्कीम पहुंची हुई है, ठीक है। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल में ये भी बोला गया कि इंपॉर्टेंट ओकेजन के ऊपर आप ईमेल के थ्रू, SMS के थ्रू जो सिटीजन होंगे उनसे एंगेज करने की कोशिश करो। फिर 7th वाला जो पॉइंट है, इसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं 2020 तक कुछ चीज़ों को डिसाइड किया गया कि उनके अंदर हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, ठीक है, सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे। जैसे इसमें बात की कि मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, फिर हमारे एनर्जी के लिए जो स्मार्ट एनर्जी के लिए मीटर होते हैं उस टाइप की चीज़ें, स्मार्ट कार्ड, माइक्रो ATMs वगैरह, मतलब ऐसी चीज़ों के अंदर हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और आत्मनिर्भर बनने के लिए इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, टैक्सेशन के लिए टैक्स के अंदर आपको छूट देंगे। जो ये काम करने वाली हैं इंडिया की कंपनीज, इकोनॉमी ऑफ स्केल लेके आएंगे, लार्ज स्केल के ऊपर चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे ताकि काफ़ी चीप प्राइस के अंदर वो अवेलेबल हो। स्किल डेवलपमेंट, हमारा स्किल इंडिया मिशन भी यहाँ पे काम आएगा। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे और गवर्नमेंट वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोक्योर करने की कोशिश करेगी, मतलब जो हमारी इंडस्ट्री वगैरह इस फील्ड के अंदर होंगी उनको, ताकि बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। 8th हमारा डिजिटल इंडिया, इसके अंतर्गत क्या बोला गया कि हम IT फॉर जॉब, मतलब हम क्या करेंगे, IT की फील्ड में हम इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, हम सब कुछ लेके आएंगे, सॉफ्टवेयर, नए नए सॉफ्टवेयर बनेंगे, कंप्लीट तरीके से हमारी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म होगी। तो IT फील्ड में जो जॉब आने वाली हैं यूथ्स को तैयार भी करना पड़ेगा उनके लिए, ठीक है। तो उसके अंतर्गत क्या बोला गया कि हम आने वाले 5 सालों के अंदर में 1 करोड़ यूथ को तैयार करेंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस असेंस समझो इसका कि क्या मतलब बन रहा है इसका। बाद में अगर आपको न्यूज़ पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि डिजिटल इंडिया के अंतर्गत इसको किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बोला गया। उसके अलावा बोला गया कि आप अगर कोई मतलब हमारी जैसे बिजनेस की आउटसोर्सिंग करते हैं, कोई छोटे मोटे काम होते हैं जो हमारे शहर होते हैं, वहाँ पे जो लेबर होगी वो काफ़ी महंगी होती है, उनको आउटसोर्स कर देते हैं कि रूरल एरिया के अंदर सस्ते मिल जाते हैं। जैसे कॉल सेंटर की बात करते हैं, तो ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पे चीप आपको लेबर मिल जाए, वैसे ही अगर ऐसी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करते हैं, बिजनेस के छोटे मोटे कामों को आउटसोर्स करते हैं, तो अगर वो रूरल एरिया के अंदर में जाते हैं तो उनको हम टैक्स में इंसेंटिव देंगे। वहाँ पे अगर आप लगाओगे अपना कंपनी वगैरह लगाओगे तो वहाँ पे आपको टैक्स में छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये प्रोग्राम भी इसके अंतर्गत बोला गया कि हम IT में जॉब प्रमोट करेंगे। उसके अलावा क्या बोला गया, 9th में बोला गया अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम।
अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या बोला गया इनके द्वारा कि ऐसे प्रोग्राम जिनको जल्दी जल्दी से फिनिश किया जा सकता है, जिनको डेडलाइन वगैरह दे के रखी हुई है, उनको जल्दी से जल्दी फिनिश कर लेंगे। जैसे इनके अंतर्गत जो काम मतलब ऐसे थे जिनको जल्दी फिनिश करने की जरूरत है या जिनको शॉर्ट टाइमलाइन के अंदर फिनिश किया जा सकता है, उनको हम इसके अंतर्गत रख देंगे। जैसे हम वाईफाई लगा देंगे, ऑल यूनिवर्सिटी के अंदर में वाईफाई लगा देंगे, जो स्कूल की बुक्स होती हैं उनको ई बुक्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, हम SMS के थ्रू जो है वेदर की सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे लोगों को। मतलब इस टाइप की छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, ई लाइब्रेरी, ठीक है, वो सब चीज़ें हम जल्दी जल्दी कर देंगे जो इन प्रोग्राम के अंतर्गत आ रही हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखे 9 पिलर डिजिटल इंडिया के। ठीक है, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर प्रीलिम्स के आने के तो चांसेस नहीं है कि पब्लिक इंटरनेट एक्सेस के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या आता है। इसको काफ़ी टाइम हो चुका है और ये इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर कोई नहीं पूछता, बट आपको ये काम आ जाएंगी जब हम फर्दर देखने वाले हैं, पर्टिकुलर इनिशिएटिव देखने वाले हैं कुछ, और कुछ जो खुद आप पढ़ने वाले हो उनसे भी आपको समझ आ जाएगा कि डिजिटल इंडिया के अंतर्गत हम कंप्लीट तरीके से चेंज करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, कुछ इनिशिएटिव देखेंगे डिजिटल इंडिया के अंतर्गत। थैंक यू।